मतलब अल्लाह यार माफ हम करे। तो कंपेयर करना फजूल है, हमें तो मैं तो कहता हूँ अपने आप को इंडिया से कंपेयर करना फजूल है। लेकिन दुबई से तो आप भूल, क्योंकि दुबई तो इतना आगे है कि वो यूरोपियन कंट्रीज भी जो है ना वो सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से वाकई में वो पीछे हैं। सही आपके है। कोई राइट्स नहीं होंगे उसके अंदर, आपकी कोई ग्रेजुटी नहीं बन रही होगी, आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते कि यार मेरी सैलरी नहीं दी उसने, क्योंकि सैलरी कोई खा सकता है आपकी वैसे। हाँ, बुरा सेक्रीफाइस होता है वो, मैंने आसान कुछ नहीं लोग होता। ऐसे भी देखे हैं, मियाँ बीवी रह रहे हैं, बच्चे नहीं हैं उनके, वो क्या कर रहे हैं, बीवी रह रही है डेरा साइड पे, मियाँ रह रहा है जबल अली के आसपास, क्योंकि उसकी और जॉब वीकेंड पे मिलते हैं वो, और वीकेंड पे जो है ना वो फिर मुलाकात होती है उनकी। वो फिर अब मैं देखता हूँ मेरे साथ के जो लोग गए थे उन्होंने उतनी ही सैलरी पे गए थे, लेकिन वो क्योंकि उस माइंडसेट में ही नहीं थे। मेरे साथ के जितने लोग थे उन्होंने या तो कम से कम अकॉर्ड ली थी, कम से कम उन्होंने प्राडो ली थी, इस तरह की गाड़ियाँ ली वही थी। माइंड सेट ना कि वो यार mindset यहाँ था नहीं ना। खर्च करेंगे तो क्या करेंगे। हाँ अब शौक से नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अब वो मेरा डिसीजन था उस टाइम पे, जिस तरह मैं सोच रहा था शायद मैं अपने हिसाब से सही कर रहा था। आज मैं किसी को बोलूँ तो मैं शायद ये ना बोलूँ कि अपने गाड़ी कैश पे ले, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आपकी औकात सिविक की है और आप BMW लेने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई वली भाई इस वक्त मेरे साथ हैं और वली भाई का ताल्लुक जो है ना वो दुबई से है। और दुबई के हवाले से अगर मैं बोलूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ, क्योंकि अपना घर है यार, दूसरा क्या करें यार, इतनी मोहब्बत मिलती है वहाँ पे। हैं वली भाई? बिल्कुल सही क्या बात कहते है, हैं गोल्डन वीज़ा होल्डर। अबे यार ये मैं करूँगा आज आपके साथ एक क्लिप रिकॉर्ड करूँगा, जो कि उसमें बताऊँगा कि यार क्या प्रोसेस था या किस हाँ तरीके से हाँ हुआ ना। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा क्योंकि डिफरेंट था ना, मेरा बिल्कुल अलग था। बिल्कुल डिफरेंट था। हाँ, मेरे हम पास तो भी सर गोल्डन वीज़ा है, लेकिन मेरा डिफरेंट रूट से मिला है। वाकई में यार, ये तुम्हारा डिफरेंट मतलब रूट ये है। भी दिखा देना कि किस क्लास से मिला है, ये भी तो एक टॉपिक है ना। हाँ। एनीवे तो भाई वली भाई के साथ जो है ना आज पॉडकास्ट करने का मतलब ये है कि यार दुबई बहुत सारे लोगों का ख्वाब है, सबसे इजी वे लगता है ना। तो बड़े एक्सपीरियंस आदमी हैं और कहने को ये इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन और एक बहुत ही बड़ी नामवर टेलीकॉम कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट क्रिएशन करते हैं। ये इनका अपना यूट्यूब चैनल है, उर्दू का अलग है, इंग्लिश का अलग है। आप लिंक चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें आपको जो भी सीखने को मिलेगा वो तो अलग सीन है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि एक एक्सपीरियंस बंदा दुबई का, यानी कि जो एक बड़ा ऑनेस्टी के साथ आपको बताएगा ना कि यार एक दुबई जब आप आते हो तो क्या ख्वाब लेके, अगर आप या ये वाला ख्वाब लेके जो हम डिस्कस करेंगे ये लेके अगर आप आते हैं तो सर आपके लिए आसानी किस तरीके से हो सकती है ये आपको पहले से पता होगा। ठीक है जी, तो खैर वली भाई वेलकम टू माय पॉडकास्ट। बहुत ज़बरदस्त यार, मज़ा आ रहा है। हमने लास्ट टाइम की थी और उसके अंदर हमारे साथ बहुत अजीब सा सीन हो गया था। हैंड, लोग कहते हैं ना यार हैंड हो गया हमारे साथ, तो हमारे पास ऐसा हुआ कि हैंड कम पड़ गए थे कि यार वो ना काम सही नहीं हो पाए हमारे। हाँ। यार वो माइक सिर्फ कहते हैं ना कि यार देखें, एक माइक होता है वो यहाँ से भी आवाज़ कैप्चर करता है और वो पीछे से भी करता है। तो मैंने उसको सिंगल डायफ्राम पे लगाया हुआ था कि यार यहाँ वाली आवाज़ कैप्चर करे, लेकिन जो उसका ये वाला डायफ्राम था वो पीछे की तरफ था, तो मेरी आवाज़ हॉलो रिकॉर्ड हुई ना। इनकी तो सही आई, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की उसको मैं जुगाड़ कर लूँ, लेकिन नहीं हो नहीं, सका। वो आज का दिन था सेट, तो होना लेकिन था अच्छा फिर। है यार, वो पॉडकास्ट मुझे लगता है अब ज़्यादा अच्छी होगी हमारी ना, हाँ, थोड़ा सा हम एक्सपीरियंस लोग भी आ गया ना। एक्सपीरियंस प्लस ये कि मिलना जुलना, पहले हम पहली दफ़ा मिले थे वो। हाँ, उस वक्त मुझे इतना आइडिया भी नहीं था सवाल किस तरीके से होने चाहिए, अब बात को किस तरीके से लेके चलना है। हाँ तो कुछ बताएं वली भाई दुबई के बारे में, कैसे चल रहा है दुबई? यार, दुबई बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। आप लोगों ने देख ही लिया है कि कोविड के बाद से बिल्कुल उसकी ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ है, ऐसे ही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट वहाँ की और जो रूलर्स हैं वो बहुत सिंसियर हैं, और जो चीज़ हो रही होती है वो मुझे लगता है एज परफेक्टली प्लान्ड हो रही होती है। ठीक है, शुरू में ग्लिचेस थे, मसले थे शुरू में दुबई में, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि एक तो ये कि वहाँ पर जो वीज़ाज़ मिले, वीज़ा रजीम है, गोल्डन वीज़ा और फ्रीलांस वीज़ा, 5 साल का वीज़ा, ग्रीन वीज़ा, ये वो, ऐसे ही उसकी है। वजह से लोगों में ओनरशिप आ जाती है कि यार अब हमें भी, तुम्हें भी लगता है ना कि जब तुम दुबई जा रहे हो तो तुम्हारा कोई ऐसा वो नहीं है कि एलियन कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे पास वीज़ा विजिट वीज़ा लेना पड़ता है। तुम जाते हो वहाँ पर एज अ रेजिडेंट, अगर रहना चाहते हो तो रह भी सकते हो। बिल्कुल ऐसे तो ही वो है। एक सेंस ऑफ आपकी ओनरशिप जब आती है तो आप उसके अंदर चाहते हैं कि चलो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि अच्छी तरफ ही जा रही हैं, जॉब्स हो रही हैं। ट्रैफिक को देख लेना एक दफ़ा, एक बैरोमीटर होता है दुबई का कि क्या ट्रैफिक चल रहा है, तो ट्रैफिक का तो बुरा हाल है इस वक्त। ऐसे ही तो है। फिर रेंट्स वगैरह बढ़ना शुरू हो गए हैं, वो सारी चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कोर्स ज़्यादा लोग कर रहे हैं, फिर बाकी रीजन से, रशिया से, यूरोप से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं फ्रीलांसर्स। मैं बहुत सारे फ्रीलांसर से मिला हूँ जो मूव नहीं भी करना चाह रहे, एटलीस्ट वो चाह रहे हैं कि हमारा कोई सेटअप बन जाए वहाँ पर, कोई बैंकिंग चैनल बन जाए, ताकि टैक्स फ्री है ना। हाँ, टैक्स फ्री है। आप पेमेंट्स बहुत आराम से ले सकते हैं, छोटा मोटा काम करना चाहिए चाहते हैं, पेपैल बन जाता है, स्ट्राइप बन जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो फ्रीलांसर्स के लिए एक हेवन है। तो इसलिए जो है ना, फिर जो जॉब करना चाहता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, मतलब टैक्स फ्री इनकम आपको मिल रही है। आप चाहे टैक्सी ड्राइवर उठा लें,
चाहे किसी अच्छी से अच्छी कंपनी का कोई बंदा उठा लें जो एग्जीक्यूटिव हो, जो कि 50,000 दिरहम सैलरी ले रहा हो, चाहे 2,000 दिरहम सैलरी ले रहा हो, चाहे 50,000 दिरहम सैलरी ले रहा हो, चाहे 1 लाख दिरहम हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, कोई आपको बुराई करता हुआ नहीं मिलेगा। ऐसा जो ही वहां है पर रह रहा है वो छोटे मोटे मसले तो होते हैं, लेकिन कोई बुराई करता हुआ नहीं मिलेगा। वाकई में। तो जो लोग कहते हैं कि यार आर्टिफिशियल है, ये मसले वो मसले, मेरे ख्याल से यार आप अगर आर्टिफिशियल समझते हैं तो ना जाएं वहां पर। ऐसा ही है। लेकिन जो वहाँ पर लोगों की लाइफ चेंजिंग सिटी है, लोग वहाँ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी चेंज कर लेते हैं। और हर एक को मैं नहीं बोलता, लेकिन 99% ऑफ द टाइम लोगों ने अपनी ज़िंदगी चेंज की। और जो लोग नहीं कर पाते वो अपनी गलती से नहीं कर पाते। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स जानता हूँ जिसके अंदर लोगों ने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से उस जगह पे रहते हुए उस जगह का फ़ायदा नहीं उठाया। तो अगर बात करें लेट से कोई बंदा जाना चाहता है दुबई, तो बहुत आराम से जा सकता है। विजिट मिल जा, वीज़े के एक अलग मसले चल रहे हैं वैसे बाय द वे, जो अभी रिसेंटली पाकिस्तानियों की वीज़े बैन भी हुए थे वहाँ हाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि वो चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं और कुछ हमारी अपनी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से होती हैं, क्योंकि दूसरे कोई हमारे साथ उनको कोई एज सच कोई दुश्मनी नहीं है, अल्लाह ना करे, लेकिन वो मसले एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से होते हैं और पहले भी हुए हैं और अभी भी नज़र आए थे हमें होते हुए। लेकिन ये कि ये छोटे मोटे ग्लिचेस होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, जो अब कोई ऐसा मेरे ख्याल से मसला रहा नहीं है। अच्छा वो भी ये होता है ना कि यार थोड़े टाइम के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि यार बहुत लंबे पीरियड के लिए हो। वो भी कि यार कोई ना कोई एक नई स्ट्रैटेजी या कोई पॉलिसी आ रही है, इसके उससे पहले ना एटलीस्ट रोकना ज़रूरी है। ये एग्जैक्टली मर्स को मतलब ख़त्म करने से पहले उसको रोकना सबसे पहले ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली यही तो वो रीज़न था। रोकने के लिए जो है ना हाँ बंद किए जाते हैं और हाँ फिर उसका इलाज वैक्सीन आ रही होती है उसकी। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब वो जो हाँ मसला था कि वो कुछ लोग उसको मिसयूज़ कर रहे थे, तो उन्होंने अपने सिस्टम्स को इन प्लेस किया, एग्जैक्टली। उसके बाद दोबारा अच्छा आपने बड़ी खोल प्यारी दिया। बात की है कि यार वो सिस्टम को जो इम्प्लीमेंट करते हैं ना, वो आपको पता है कि दुबई का पूरा गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जिसको पता नहीं क्या कहते हैं वो, यानी जिसका हमारा नादरा है ना, हम्म वो ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम है कि किसी भी पीसी से वो एक्सेस हो रहा है ना, जिस भी बंदे के साथ, उसमें हाँ सारे इमाराती काम कर रहे हैं लोकल, हाँ हाँ उनके पास वो एक्सेस है। और अगर आपने से कोई आपका डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आई है, सिस्टम ने जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट कोई प्रॉब्लम जनरेट की है, तो जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना, तो साथ साथ वो रेक्टिफाई करके उसको अपडेट भी कर देंगे कि अब ये सेम ग्लिच दोबारा सिस्टम में नहीं आएगा। एग्जैक्टली कि वो एग्जैक्टली कहीं से भी हो सकता है। तो आप देखें कि ऑनगोइंग डेवलपमेंट भी चल रही है। मैंने कहा यार वाह क्या सिस्टम है। और हमारे यहाँ पे एक सिस्टम अगर कोई मतलब अल्लाह यार माफ़ हम करे। तो कंपेयर करना फजूल है। हमें तो, मैं तो कहता हूँ अपने आप को इंडिया से कंपेयर करना फजूल है। लेकिन दुबई से तो आप भूल, क्योंकि दुबई तो इतना आगे है कि वो यूरोपियन कंट्रीज भी जो है ना, वो सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से वाकई में। वो पीछे हैं। पेपर वर्क के अंदर जो लोग कनाडा से आते हैं, वो लोग कहते हैं भाई जो पेपर वर्क के अंदर दुबई जितना आगे है ना, वो कनाडा वगैरह अभी नहीं है उस तरह से। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो इन्होंने प्रोड्यूस कर दिए, मतलब आपका वाकई जो बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको एक ग्लिच कभी नज़र आ गया गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर, जो कि हमें नज़र आए पीछे, अब तो खैर भूल भी गए हम कि क्या क्या मसले मिले थे, वो दोबारा नहीं आएगा। वो एक दफ़ा मिल गया ना, वो दोबारा सिस्टम में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी भी लोगों को वो वीज़ा के प्रॉब्लम्स मिलते हैं कि वीज़ा नहीं निकल रहा, किसी को ब्लैक लिस्ट हुआ है, वो मसले हैं। लेकिन वो ये सिक्योरिटी के मसले होते हैं और वो हम उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। वाकई में। लेकिन जो डे टू डे जो लोग कस्टमर एक्सपीरियंस की तरफ जाते हैं, वो जो कस्टमर एक्सपीरियंस का लेवल उन्होंने कर दिया है, वो लेवल मेरा नहीं ख्याल कि कोई और मुल्क उस तरह से अचीव कर सकता है। अच्छा मैं अगर बात करूँ ना, कंपैरिजन की बात करूँ, अभी मेरा रिसेंटली नादरा में थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ जाने का। यार बहुत बेहतर हो गया सिस्टम। मतलब पहले का दौर अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही मुश्किल काम था कि अगर आप शनाख्ती कार्ड बनवाने गए ना, तो आप भूल जाए, मतलब आपको 2-3 घंटे लाइन में, अभी भी है खैर वो सिलसिला। बट यार मैं बड़ा इंप्रेस हुआ क्योंकि मैंने एग्जीक्यूटिव प्रोसेस लिया हुआ था। ऑब्वियसली यार मेरे पास चॉइस थी तो मैं कर सकता था अवेल। यार इतना अच्छा स्टाफ और इतना कोई ज़बरदस्त फास्ट सिस्टम कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार नादरा वाले इतना अच्छा करेंगे। थोड़ी सी ऑब्वियसली बात है, चीज़ें कम हैं और वो होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि यार थोड़ा सा अगर बेहतर दिमाग आ जाए ना ऊपर के लेवल पे, ऊपर की सीटों पे, तो सिस्टम बहुत अच्छे हो सकते हैं और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो सकता है। और सबसे पहली चीज़ यार पाकिस्तान में यार स्पेशली कराची में, खुदा का वास्ता यार स्मार्ट गेट्स कर दें इमिग्रेशन पे। हाँ हम बहुत जो है ना यार ये पॉइंट बताऊँ क्या मसला ये है? मसला ये है कि हम हर चीज़ के ऊपर सेकंड चेक लगाते हैं। अब यहाँ पर भी देख लो ना, FIA से जब आप निकलेंगे तो दूसरा चेक एक और बंदा करेगा, यार ये फिर बड़ा आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर एक और चेक होगा। बड़ा वो दुख जो होता है मुझे, पता वो है। सेकंड चेक इसलिए होता है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ऐसी है। लेकिन अगर आप सिस्टम्स प्रॉपर कर दें, अब UAE में क्या मसला है, वहाँ पर जो बंदा बैठा हुआ है अपनी अथॉरिटी से बैठा हुआ है, और चाहे वो एक्सपर्ट हो चाहे वो लोकल हो, वो अपनी वाकई में। अथॉरिटी से बैठा हुआ है। और वो अगर उसने अप्रूव कर दिया तो बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम हो, उसके साथ फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी अथॉरिटी दी हुई उन्होंने, तो वो उसको अप्रूव करने के लिए अथॉरिटी दी हुई ऐसा ही है। उसको कोई वो जज करने के लिए सेकंड लाइन ऑफ एक्शन नहीं करना होगा आपको, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स प्रोसेसेस
क्विक हो जाते हैं और ये चीज़ें सारी ग्लिचेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आप एयरपोर्ट में जाते हैं, आपको एक एक्सपीरियंस ही डिफरेंट मिलता है। यार आप कितनी दफ़ा साल में जो है ना दुबई कराची आना होता है आपका? हाँ कितनी बिल्कुल, दफ़ा होता है आप? मेरा पहले तो खैर 5-6 दफ़ा एटलीस्ट हो जाता था। 6 दफ़ा साल में लगा हाँ लें एवरेज, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। 6 दफ़ा जब आप आते हैं, आप दुबई से निकलते हैं, स्मार्ट गेट यूज़ करते हैं, आप कराची एयरपोर्ट पे आते हैं, आपको पता है कि सामने एक खान साहब बैठे हुए हैं। हाँ वो खान साहब क्या करेंगे? वो खान साहब जो हैं वो सवाल करेंगे, कहाँ रहते हैं आप, क्यों कर रहते हैं, हाँ क्यों आए हैं पाकिस्तान ना? हाँ। ये सवाल वो बंदा करेगा। अब आपका क्या इंप्रेशन पड़ेगा? मतलब यार आप एक्साइटेड हो के पाकिस्तान आए हो, मिस कर रहे हो चीज़ें, चलो फैमिली से मिलने आए हो, ख़ानदान वालों से, आपका पहला इंटरेक्शन ही जो है ना इतना गंदा हो जाता है वो फिर FIA कस्टम के। वाले आपको फिर लेके, कस्टम, उसके बाद फिर एक पर्ची होती है, वो जाके जो है ना वो हाँ वो आप आपने देते हैं दिखाया, उसको। मुझे आज तक समझ नहीं मुझे आया भी नहीं समझ में आई कि सर ये ये मैं कह रहा हूँ क्या कि है ये। सेकंड वो। उसके बाद फिर आप गए हो बाहर, एक लोग खड़े हैं आपके पास कि भाई सर ट्रॉली चाहिए, ट्रॉली चाहिए, नहीं भाई नहीं चाहिए, हाँ हम जा रहे हैं, ठीक है हाँ ना? ये एक्सपीरियंस करके अभी आप शहर में आए हो, फिर वो टैक्सी वालों का शोर, चलो ये तो एक नॉर्मल है, ठीक है ना? मैं ये समझता हूँ सर कि आप दुबई जाते हैं, आप लिटरली जहाज़ से उतरे, आपने सिर्फ अपनी वो आईडी, अब तो खैर वो फेस पे आ गया, पहले तो आईडी लगानी होती थी, आईडी लगा के आप गए और सीधा आपने अपना बैग लिया और चले गए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई तंग करने वाला नहीं, अनटिल अनलेस कि आपके पास कोई ऐसा सामान है जो पहले से चेक हो गया है कि भाई अब आपका इंतज़ार हो रहा है वहाँ पे कि आप कोई मंशियात या कोई इस तरह की चीज़ लेके गए हो। यार ये पाकिस्तान में कब होगा? कराची में कब होगा? यार मैं वही कह रहा हूँ ना, ये कंपैरिजन अभी बहुत बहुत ही आगे की बात है कि हम उस कंपैरिजन कभी में जाएं कि दुबई से कंपेयर करें पाकिस्तान को। हालांकि एक ज़माने में वो तो बहुत बारी बात हो चुकी है कि पीआईए को बनाया ही, एमिरेट्स को पीआईए नहीं बनाया है और ऐसा ही पायलट्स है, नहीं बनाया है, तो वो ऐसा ही बात है, तो खैर पुरानी हो गई है। लेकिन अब हम कब तक उस ज़माने में जीते रहेंगे? बिल्कुल। हम कब तक हम जो है ना वही बातें करते रहेंगे कि ऐसे थे, हमने साउथ कोरिया को कर्जा दिया था, हमने जर्मनी को कर्जा दिया था। जर्मनी को तो दिया था, हम मुझे याद वही है, मैं कह रहा हूँ, नहीं दिया था, लेकिन वो मतलब कब मैंने तक हम पढ़ा है। उन्हीं यादों में जीते रहेंगे? अभी की बातें हैं वो, उनको हाँ अभी करना चाहिए, जो चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। अब वो अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन को इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन ये कि इतनी मैं कहता हूँ जो लोग रहते हैं यहाँ पर और रह रहे हैं, और वो यार मैं तुम लोगों की बात करूंगा, अगर जो लोग कंटेंट बनाते हैं, मैं तो वहाँ रहता हूँ ना, तो मेरे पास तो हर चीज़ कैलेंडर के हिसाब से सेट होती है। हाँ मैं यहाँ पर कैलेंडर सेट नहीं कर पाता ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं पता कि आधे घंटे के अंदर क्या हो जाए, एकदम से आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है आधे ऐसा घंटे ही के है, अंदर। ऐसा ही है। तो इसलिए चीज़ें चेंज हो रही है। तो जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनको सलाम है वैसे कि वो कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं। यार वली भाई, कभी आपका ऐसा हुआ है कि कराची एयरपोर्ट से या पाकिस्तान में किसी एयरपोर्ट से आपका जाना हुआ है किसी ऐसी कंट्री में जो वीज़ा फ्री हो? हाँ हाँ बिल्कुल। कहाँ? जॉर्जिया गए हम लोग। नहीं नहीं, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से तो अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जाएंगे पाकिस्तान आप। नहीं नहीं, पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं, पाकिस्तानी इमिग्रेशन से एग्जिट लेना हो आपको, नहीं मेरा कराची से या नहीं लाहौर नहीं से नहीं, या क्योंकि मैं तो नहीं नहीं, दुबई से गए ना आप? क्योंकि वीज़ा तो मेरे पास जिस भी जगह गया था मैं, उससे पहले जब दुबई नहीं गया था, तो उससे पहले जब भी गया हूँ, तो मैं ऐसी जगह तो बहुत कम है ना वैसे यार, कि हाँ जिसमें आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा ना बहुत मिले। कम है, नहीं ऐसा मालदीव्स है। या इस तरह की हाँ जगह हाँ हो हाँ, सकती हैं। हाँ। मैं आपको बताता हूँ। हम्म, मालदीव का तो खैर छोड़ें अभी, वो तो फिर भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं एक कंट्री गया था हाँ रिसेंटली, वो वीज़ा फ्री कंट्री है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान के लिए, अच्छा। लेकिन उन्होंने फिर भी क्या किया भाई कि अगर आप हमारे इस कंट्री में, इस आइलैंड के ऊपर अभी ट्रैवल करना चाह रहे हैं ना, तो आपको एक इमिग्रेशन अप्रूवल देना होता है ऑनलाइन, जो कि विद इन 24 आवर्स आ जाता है। उसमें आप अपनी डिटेल्स डालते हैं, होटल की बुकिंग और आप पर्पज़ ऑफ विजिट और अपनी जो है ना पासपोर्ट वगैरह, हम्म तो वो आता है और वो आपने आके आपको मिल गया अप्रूवल कि भाई आप आ सकते हैं हमारे इस कंट्री में लैंड कर सकते हैं। इट मीन्स कि सब कुछ अप्रूव है ना, हाँ। मुझे कुछ रोकने के लिए ज़रूरत तो नहीं है ना FIR हो कि गई ना FI आपको। नहीं। तो यही मैं कह रहा हूँ, अभी टेक्निकली अगर आप एक बात करें, आप क्योंकि दुबई में रहते हैं, आप ट्रैवल काफ़ी करते हैं, हाँ। तो कहीं मेरा कोई सवाल बनता है किसी भी नहीं, मुल्क बस में? एयरलाइन को देखना चाहिए प्रॉपर्ली कि आपको एयरलाइन वेट कर लेगी कि वो हो सही है जाएगा कि ना? नहीं। हाँ। अब सर मेरा इंटरेक्शन होता है हमारे माशाल्लाह से कराची के इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर, जिसके ऊपर हमारे बैठे हुए हैं ऑफिसर ना। हम्म एक्सपेक्टेड था कि भाई सवाल होंगे, लेकिन फजूल के सवाल होंगे ये नहीं एक्सपेक्टेड था, हम्म और होते हैं ये हमेशा ना। तो भाईजान मेरे से पहले 6 लोग और थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट था उसके लिए हम लोग जा रहे थे। तो मुझसे पहले 6 लोग जो थे वो कम मशहूर थे, हम्म। हम थोड़े से मशहूर ज़्यादा थे। अच्छा तो हमने सोचा कि यार हमसे थोड़ा सा तो अलग सवाल होना चाहिए ना यार। अच्छा, उनसे भी सवाल, उनसे भी सेम सवाल हुआ ना, हम्म तो मुझसे भी जब सेम सवाल हुआ तो मुझे हुआ, मैंने कहा सर एक बात बताऊं मैं आपको, 6 दफ़ा तो मैंने ये सवाल सुना है और 6 दफ़ा आपने सेम जवाब सुना है, और आपको ये भी बताया कि मेरे ऊपर टैग लगा हुआ है, तो मैं भी सेम ही टीम का बंदा हूँ और हाँ। सेम सवाल का सेम जवाब दूंगा। तो टाइम क्यों वेस्ट करना सर आपने अपना और मेरा? अच्छा। बताएं क्या करना है, हम्म। क्या चाहिए आपको ना? तो सवाल कर कौन लिया से था उन्होंने या सवाल करने के बाद कहा था? सवाल मेरे से पूछा ना उन्होंने, उस पर मैंने जवाब दिया अच्छा। फिर उनको। तो कह रहे हैं कि सर हम क्या करें, रूल तो फॉलो करना है। मैंने कहा सर रूल बिल्कुल बनाए इंसान के लिए, हम्म लेकिन इंसान भी तो सोचे कि यार एक रूल है, उसमें गाना या बोलना ज़रूरी थोड़ी है कि डायलॉग पूरा करोगे तो रूल पूरा होगा। हाँ हाँ मैंने कहा आप मुझसे कोई और डिटेल मांगे, हो सकता है मैं उस बॉय से ज़्यादा आपको डिटेल दे दूँ,
वही हुआ, वो लोग आधी बात बता रहे थे, मैं पूरी बात बता रहा, वो लोग डरे हुए थे थोड़े से, मैं डरा हुआ नहीं था। तो मैंने बोला सर ये सीन है, इस तरह का सिनेरियो ये है और मेरे पास तो ये भी है, तो अब आप मुझे बताएं कि आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि भाई किस पर्पज़ के क्या है, आप पाकिस्तान के हैं या नहीं है, तो आपको पता होगा ना कि फिर क्या सवाल करना है। आपने तो सेम सवाल पूछ लिया मेरी शक्ल देख के। तो अरे यार नहीं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा ये वो। मैंने तो सर आप कुछ चेंज करेंगे तो पता चलेगा ना सवाल का। एनीवे उन्होंने मुझे आगे मैडम के पास भेज दिया। अच्छा। वही हुआ, मैडम के पास वो 6 लड़के पहले पहुंचे हुए थे। अच्छा। उनको खड़ा किया हुआ साइड में लाइन में। वो जो सेकंड चेक होता है उसके ऊपर हाँ हाँ, जो एंड में नहीं, यानी कि इमिग्रेशन का ठप्पा लग चुका है, सब कुछ हो गया है, उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो एक मैडम चेक करती हैं, सर खड़े होते हैं वहाँ पे। अब सर मैं उस मैडम के पास जब पहुंचा ना, तो वही 6 लड़के बेचारे आगे रो रहे थे, मैडम ये वो है। अभी मैडम ने आराम से उनको ख्वार करके फिर भेजना था, तो उनको साइड में लाइन में खड़ा कर दिया। मेरे साथ 2 दोस्त और भी थे मेरे सेम कैटेगरी के। मैंने बोला आओ, मैंने रखा पासपोर्ट, मैंने कहा जी। मैंने जाते ही पूछा, मैंने कहा मैडम एक सवाल पूछूं, ये चेक क्या करते हैं डबल डबल, मुझे समझ में नहीं आता। कह रही क्यों भाई, आपको कोई इससे प्रॉब्लम है? मैंने कहा नहीं मैम, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ एज अ नागरिक, एज अ शहरी। कह रही अच्छा आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैम मैं यूट्यूबर हूँ। ओहो, तो आप भी यूट्यूबर हैं? अच्छा। बस यहाँ उनका ये बोलना था और मुझे पता नहीं क्या लगा दिल पे आके। मैंने बोला जी मैडम, लेकिन मैं वो यूट्यूबर हूँ जिसने पाकिस्तान में यूट्यूब खुलवाया है। सर एकदम से ओनरशिप ले ली मैंने। तो मैडम ने मेरी शक्ल देखी, कौन है भाई, क्या है भाई, कौन है भाई? मैंने मास्क लगाया हुआ था, मैंने अच्छा, मास्क मास्क उतारा। लगाया हुआ था। मैं बोला देखें मैडम, आप मुझे जानती हो या ना जानती हो, आपके बच्चे होंगे 15 16 20 साल के ना, अगर ऐसे हैं तो वो लाजमी मुझे जानते होंगे। और मैं उन यूट्यूबर कैटेगरी में से हूँ जिन्होंने पाकिस्तान में तब हमने काम शुरू किया था जब यूट्यूब बैन था, और हमने बड़ी कोशिशें करके ना 3 साल लगे थे उसमें, बड़ा शोर मचा के तब जाके यूट्यूब पाकिस्तान में खुला था। तो मैं उस वाली फोर्स में हूँ, उस वाले दौर से मैं एक यूट्यूबर हूँ 10 11 साल पुराना। तो मैं ना नॉर्मल कोई वो नहीं हूँ, और मैंने पाकिस्तान के लिए ये काम किया, ये काम किया ना। तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मुझे यहाँ रोका क्यों जाता है। और मेरे वीज़े आप देख सकते हैं, मेरे 4 पासपोर्ट रखे हुए हैं, कि मेरे पासपोर्ट फुल हैं सारे, उसमें कहाँ कहाँ के वीज़े लगे हुए हैं, आप खुद देख सकती है कि मेरी प्रोग्रेस, मेरी प्रोफाइल क्या कह रही है। उसके बावजूद भी मुझसे वही सवाल जो बाकियों से हो रहा है। तो ये तो फिर हमने अपग्रेड क्या किया, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा कहाँ उठाया हमने। तो ना वो हिल गई। खैर फिर उन्होंने अपना नंबर दिया, पता नहीं क्यों मुझे। अच्छा। उन्होंने कहा कि चलें ठीक है जी, आप ये वो, बड़ा शुक्रिया ये वो फलाना। और उनके बच्चे जानते थे मुझे, जो कि बाद में उनका आया मेरे पास मैसेज ना। तो ये था सिर्फ बात करने का तरीका, अथॉरिटी लेने का। मुझे बड़ा दुख होता है कि यार ये मतलब ये लोग समझते हैं कि हम लोग ना कुछ भी नहीं है। कि यार एक बंदे ने ज़िंदगी भर, मैंने इतनी मेहनत की हो, मैं पाकिस्तान के लिए कहीं पे भी जाता हूँ, मैं झंडा लेके जाता हूँ अपना पाकिस्तान का, वट जो भी मैं करता हूँ, जो भी मेरी मोहब्बत है इंडिविजुअल लेवल पे। बट इन लोगों को वही है कि एहसास नहीं होता किसी का। ये समझते हैं कि हम हैं बस यहाँ अथॉरिटी में बैठे हुए, हमारा है पाकिस्तान, तुम बताओगे भाई क्या कर रहे हो हमारे मुल्क में। ये इनके जो इंप्रेशन होता है ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। यही चीज़ यार, हम मुल्क से बाहर जाते हैं, हमें कहीं फील ही नहीं होने देते वो कि आप फॉरनर हो या आप बाहर से आए हो। बस आपने भी पाकिस्तानी किया होगा पासपोर्ट ना के ऊपर जो आपको थोड़ा सा कभी कभी मसला पड़ सकता है, वो पड़ सकता सर। है, ये अदरवाइज तो खैर एनीवे, मैं बड़े बहरहाल यार बड़े दुख हैं, लेकिन यार बस वही होता है ना कि यार मुझे अभी भी लगता है कि चीज़ें बेहतर पता है कैसे हो सकती हैं भाई। जिसको खाना है, जिसको कुछ कमाना है, कमा ले। कोई अच्छे बंदे बिठा दे जिनकी नीयत साफ़ हो, जिनको थोड़े से में खुश हों वो। ये वाले जब माइंड बैठेंगे ना ऊपर सीट पे आके, जो डिसीजन ले सकते हैं, जो आइडियाज़ जनरेट करते हैं, तब कुछ भला होगा। और ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास एक्सपोजर है, जिनके पास एक्सपोजर है, जिन्होंने दुनिया देखी है एज अ ट्रैवलर। ये नहीं कि यार बस घूम के आ गए और मतलब हो गए, निकल गए। बिल्कुल ऐसे ही है। एनीवे अच्छा वली भाई, क्योंकि आपका दुबई का एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वो भाई बेचारे जो चाहते हैं ना कि यार मानी भाई दुबई बुला लें, मानी भाई दुबई की कोई सेटिंग बता दें किस तरीके से होता है ना। तो भाई देखो, दुबई आने का ना एक फार्मूला है, सबके अपने अपने होंगे, लेकिन एक बेसिक सा मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें वली भाई आप मुझे थोड़ा सा सही भी कीजिएगा। कॉस्ट को लेके चलते हैं कि कॉस्टिंग क्या होती है। मैं यहाँ पे खोलता हूँ कैलकुलेटर, और आप मुझे बताएं कि एक बंदा जिसने फैसला किया है कि मैं अभी आऊँगा दुबई, जॉब सर्च करूँगा और वहाँ पे मुझे सेटल होना है, 24 25 साल उम्र है उसकी, ठीक है। इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ भी है, वट जिस भी काम के लिए आए, कैसे आया, यहाँ से लेके चलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अभी बाय द वे डॉक्टर के लिए तो मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट भी की थी, अपने एक ऑर्थोपीडिक स्पेशलिस्ट थे, उनको बुलाया सही था, है। तो उन्होंने पूरा बताया था। खैर वो एक अलग टॉपिक है। नहीं एक जेनेरिक रखे ना कि हाँ कोई भी इंसान जो दुबई जाने का हाँ। फैसला करे, एक बच्चे जो होते अब हैं ना कोई आजकल, बंदा जाएगा तो ऑफ कोर्स उसको वीज़ा चाहिए होगा, सबसे पहले तो वीज़ा चाहिए वीज़ा और होगा। टिकट का मिला लेते वीज़ा हैं, टिकट, लेट से 2 टिकट महीने का वीज़ा आजकल लेगा, रिटर्न टिकट लेना होगा 2 जो कि महीने का एटलीस्ट मिनिमम वीज़ा मिलता है ना, पहले 3 महीने का था हाँ ये। हाँ, 2 महीने का ये वीज़ा मिलता है। 55,000 रुपीज़, हाँ, तकरीबन इतने का। 55,000 हो गया ये, ठीक है। हाँ, प्लस ये कि टिकट रिटर्न लेना पड़ेगा। तो ये अब कितने का होता मेरे है? ख्याल से 70 80 से कम का तो नहीं मिलेगा इस वक्त। लाख रुपए रख लें, लाख रुपए रख लें, हाँ। 100,000
1,55,000 हो गए। ठीक है, ये तो आपका जाने से पहले ही जो है ना खर्चा हो गया जी। ठीक है। अब आप वहाँ पहुँचते हैं, अब डिपेंड करता है कि आपके पास वहाँ का कोई सेटअप है कि नहीं है। किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते, तो आप इतना रिहाइश तो लेनी एटलीस्ट है। करना पड़ेगा कि आपको बेड स्पेस कहीं से सर्च करनी पड़ेगी, किसी ना किसी से जानने वाले से, बिल्कुल ऐसे ही इतना है, करना पड़ेगा। डेरा क्योंकि साइड अगर पे या आप कहीं पे। वैसे ही लैंड करके बगैर किसी को कुछ जाने हुए तो फिर बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, तो डेरा बरदुबई के अंदर चले जाएं, बिल्कुल। क्योंकि उसमें आपको अलनादा भी हाँ मेट्रो स्टेशन के करीब रहें, मेट्रो स्टेशन के करीब कहीं पे भी जाए मेट्रो के बिल्कुल करीब। सस्ते से सस्ते जगह, अगर किसी का पैसे हैं तो इट्स अप टू देम। नहीं ठीक है, नॉर्मल बंदा गया मजबूरी में गया, बस कुछ मजबूरी में करना गया है तो बड़ा। फिर बिल्कुल उसको बेड स्पेस देखनी पड़ेगी, जिसके अंदर हर सब कुछ सोच के जाएं कि हर तरह का माहौल मिलेगा आपको, और आपको रहना है वहाँ पर, सही है। आपको टाइम गुजारना है वहाँ पर किसी तरह। अच्छा, उससे पहले बाय द वे जाने से पहले अगर आप दुबई जा रहे हैं तो पहले सीवी के ऊपर काम कर लें, अपना लिंक्डइन के ऊपर नहीं काम नहीं, ये कर सब लें। तो अलग है, ये इसके चीज़ ऊपर अलग हम है, बाद अभी में हम कॉस्ट की करेंगे, बात अभी हम करें। कॉस्टिंग कर रहे हैं ठीक है, खाली ना। ठीक है। तो फिर वहाँ पर आपको 2 महीने के आप जा रहे हैं ना, तो महीने की आप मेरे ख्याल से 1000 दिरहम तो मिनिमम आप अपना वो सही लगा है, लें जो बेड स्पेस होगी आपकी। 1000 dirham का मतलब अभी 80,000 रुपये रख लेते हैं, 80,000 रुपये लगा लें, 80,000 रुपये रख लेते हैं, 80। बिल्कुल 2 महीने ठीक के है, लगा लें मेरे ख्याल से आप, क्योंकि आप 2 महीने के लिए बजट हाँ कर रहे हैं उसको, तो 160 हो गए उसके। ठीक है जी, ये हो गए 2,60,000। 2,60,000 हो गए। 2,60,000 के बाद आप फिर खाना पीना अपना रख लें। मेरे ख्याल से आप घर पे भी अपना कुछ कर लेंगे तब भी 500 दिरहम तो आप रख लें कि आपका ग्रोसरी का खर्चा होगा और खाने पीने में नहीं खर्चा होगा। प्लस यानी कि तकरीबन कोई 80,000 दोबारा लगा लें आप 2 महीने के। नहीं, ये हो गए थे 3,40,000 3,40,000 पहले हो गए थे ना, ये हमने उसका लगा लिया हाँ था। हाँ। मेट्रो का कितना खर्चा लगाया? नहीं, अभी हम खाने पीने की बात कर रहे हैं। चलें, ग्रॉसरी कितनी लगाई? 500 दिरहम पर मंथ, 500 तो में 1000 40। यानी कि प्लस हाँ 80। हाँ, 2 महीने के 80,000। ठीक है, ये हो गए 4,20,000। सही है। और उसके बाद मेट्रो, डेफिनेटली आप जब जाएंगे वहाँ मेट्रो के करीब रहेंगे, आपको मेट्रो से ही आगे पीछे करना है। फिजिकली भी ड्रॉप करना होगा, वैसे भी कहीं जाना हो सकता है, तो मेट्रो के ऊपर आप पर डे अगर आप किसी दिन निकल रहे हैं तो 10 से 15 दिरहम लग सकते हैं आपके। तो 400-500 dirham का लगाया, हाँ, लगा 500 लें, dirham, बिल्कुल। 40,000 हाँ प्लस 40। ठीक है जी, ठीक है, कितने हो गए ये? 4,60,000। 4,60,000। उसके बाद आप मेरे ख्याल से अगर नहीं, आप पर मंथ हमने 500 लगाए थे ना हमने शायद। किस चीज़ हाँ के, तो फिर 40 और लगाने पड़ेंगे, 5 लाख हो गए पूरे, हाँ चलें, मतलब 5 लाख 2 हो गए। महीने के लगा रहे हैं ना हम। हम्म। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे 5 लाख रुपए अभी अच्छा, तक। ऑन टॉप ऑफ दिस, अगर आप जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं रियल एस्टेट करने, बहुत सारे लोगों को होता है कि बहुत पैसे मिल रहे हैं और ये सब कुछ, तो कुछ लोग जब जाएंगे रियल एस्टेट के लिए तो वहाँ पर ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी आपकी। जब रियल एस्टेट में जाएंगे ना तो फिर आपको लेट्स से मेट्रो से भी जाना पड़ सकता है और कभी कभी टैक्सी भी करनी पड़ सकती है। और रियल एस्टेट में याद रखिएगा कि अगर आप किसी ब्रोकर के पास जा रहे हैं ना, यानी कि एक डेवलपर है, तो आपको शायद सैलरी मिलेगी प्लस सैलरी कमीशन। प्लस नहीं कमीशन नहीं, डेवलपर के पास सैलरी है, हाँ, डेवलपर के पास होती है। अदरवाइज किसी एजेंट के पास जा रहे हैं, किसी ब्रोकर के पास जा रहे हैं, तो वो आपको रखेगा कमीशन पे, बिल्कुल कंप्लीट अनटिल कमीशन पे। अनलेस कि आपका कोई अच्छी प्रोफाइल है तो आप उनके नहीं साथ वो फिर क्या होता है, कमीशन के अंदर रेट बढ़ जाता है, रेट बढ़ जाता है। लेकिन वो रखते कमीशन के ऊपर, मैं समझ सैलरी गया, नहीं हम मिलती मेजॉरिटी है। केसेस में, और कमाते भी कमीशन से ही हाँ, हैं। ये तो कमाते खैर एक अलग फील्ड है, लेकिन अभी हम जनरल बात करें तो हाँ 5 लाख रुपए का नुकसान तो ये हो गया। और फिर उस पर डिपेंड करता है आपका प्रोफाइल क्या है, किस तरह से रहना चाह रहे हैं, वो सही सारी है चीज़ें अलग हैं, लेकिन मिनिमम 5 लाख एक तरह से हमें लग रहा है कि 2 महीने, और इसके अलावा कोई खर्चा तो नहीं रह गया जो हम यार, लोग। लेकिन पर लाख या 2 लाख रुपए आपको रखना पड़ेगा ना, हाँ क्योंकि कभी वही मैं आपको कहीं टैक्सी से जाना पड़ता है, कभी हाँ आपको कहीं जाना है, कुछ करना है, फिर आप कहीं ऑब्वियसली यार जाते हो, थोड़ा दिल करता है घूमने फिरने का, तो चलो उसको दिल भी को मार रखें। भी दें तब भी आप 1-2 लाख रुपए ऊपर रख 1 लें। लाख रुपए यानी 6 लाख रुपए हाँ ऑलमोस्ट। तो 6 भाई लाख 6 लाख रुपए वो लोग जो बिल्कुल जीरो से जा रहे हैं वहीं पे वेट कर रहे हैं कि नौकरी मिलेगी तो आएंगे। अच्छा भाई, जाने का रीज़न ये होता है कि जहाँ से बैठ के अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप फ्रेश हैं बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से चांसेस बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर के जब आपका दुबई का लोकल नंबर वहाँ डाला होता है सीवी में, और जब पता होता है ना कि फिजिकली आप अवेलेबल हो यहाँ पे, तो वो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं इंटरव्यू कॉल के। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपको वो है। अब सर एक बात मुझे बताएं कि ये तो वो बंदा है जो बंदा ज़ीरो से गया है विजिट वीज़ा लेके और नौकरी की तलाश में। अब एक बंदा ज़ीरो से जा रहा है अपना वीज़ा लेके, जिसको हम कहते हैं एक बहुत बड़ा धोखा, जिसको कहते हैं ना अच्छा, आज़ाद वीज़ा। लेके आज़ाद वीज़ा है ना भाई, आज़ाद वीज़ा कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ भी नहीं होता। आज़ाद वीज़ा जो होता है ना, वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपका जो ओनर है, यानी जो एम्प्लॉयर है, वो आपको तंग नहीं कर सकता। वो भी आपसे उसकी रिटर्न कमिटमेंट है, जिसको आप आज़ाद एक्सपेंसिव होता है, मतलब सस्ता नहीं होता वो। और वो जो बंदा ले रहा है उसको पता है कि करना क्या है, वो कोई बिल्कुल जीरो से बंदा जो जा रहा है ना उसको नहीं लेना चाहिए आज़ाद वीज़ा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये मत समझिएगा कि मैं अपना आज़ाद वीज़ा लेके 2 साल के लिए वहाँ पे सुकून से देखूंगा। वो ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये तरीका। भाई मैं गया था, मैं अपना आज़ाद वीज़ा लेके गया था। मेरी तो खैर अपनी घर की कंपनी थी, तो मैंने उस पर अपना वीज़ा लेके और मैं अपना
एनओसी लेके काम कर रहा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो खैर गोल्डन वीज़ा हो गया था, तो मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बात करूंगा क्योंकि मैंने गोल्डन वीज़ा पे काफ़ी अपने चैनल पे बात की हुई है, लेकिन गोल्डन वीज़ा तुम्हारा क्या रूट था, क्योंकि वो डिफरेंट रूट है जो कि हाँ बहुत कम लोगों ने किया हुआ है हाँ हाँ जानने बिल्कुल। वालों में। अब तो मैंने सुना है कि ना मेरे काफ़ी दोस्तों को मिल गया, यूट्यूबर्स को, उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया और हो गया। अच्छा, ऑनलाइन कुछ अप्लाई का करने से? रिजेक्ट भी हुआ है लेकिन कुछ को मिल भी गया। अच्छा हाँ, इतना आसान कर दिया अब तो। अच्छा अच्छा। भाई देखें तो वैसे, प्रोफाइल दिखानी होती है अपनी भाई जब? पहले जिस तरह मेरा हुआ ना, तो मुझे लगता है कि मेरा रूट एक डिफरेंट था, तो हो गया। खैर उस पर भी हम बात करते हैं आगे। हम्म मुझे लगता है कि यार इन्होंने इसलिए किया है ये आसान ना, कि यार जो ऑब्वियसली बात है ना कि उनको पता चल गया है कि यार जो डिजिटल की दुनिया है ना इस वक्त, हर कुछ वही है। देखिए बेचने के लिए डिजिटल है, हम्म कुछ इनोवेशन है तो वो डिजिटल पे आके हो रही है, एआई का दौर है, तो उन्होंने सिर्फ ये देखा कि भाई जो भी बंदा डिजिटल वर्ल्ड से वाबस्तगी है ना, सब हमारे मुल्क में होना चाहिए। हमारे मुल्क से आप कहीं पे भी पैसा भेज रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रूट ये होना चाहिए पैसा यहाँ से आके जाए। हम्म। 2 दिन के लिए भी रुकेगा ना पैसा, उससे वो अपना यूटिलाइज कर लेंगे जो उनको करना है। मतलब ये उनका थिंकिंग है। इसी इसी बात पे मैं एक और बात बताऊं, पहले क्या होता था, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते थे या हाँ छोटे साइड बिजनेस जो कर रहे होते थे ना, वो छप्पड़ में कर रहे होते थे, कुछ दिखा नहीं रहे होते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि उनकी जो लाइसेंसिंग फीस होती थी वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब पता है लाइसेंसिंग फीस की कहाँ पहुंच गई है? कंटेंट क्रिएशन के लिए अगर आपको साइड बिजनेस करना है या लेट्स से इवन अमेजोन वगैरह करना है, इवन जो छोटे लेवल पे आपको करना है हम्म। ना, वो 1,500 दिरहम के अंदर आपको लाइसेंस मिल जाता है हाँ साल का, जो कि बहुत कम है। पहले वो सही जाता है। था 10,000 15,000 दिरहम के ऊपर। अच्छा एक बात बताऊँ, वहाँ पे ना इस तरह की लाइसेंस देना, मतलब पैसे देना, उस पर बुरा इसलिए नहीं लगता कि यार आपको पता है इन रिटर्न आपको सुकून वैल्यू कितना मिल है। रही है। यहाँ तो भाई अभी होता है ना कि टैक्सेशन और ये वो, हम्म आपको पता है टैक्स आप देते इसलिए नहीं हो कि आपको पता है कि यार इसके रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप हम्म दुबई जाते हैं ना, आपको पता है कि यार इतना टैक्स हम लेते नहीं है, लेकिन चीज़ें महंगी हैं, हम्म टैक्सी महंगी है, हम्म ट्रैवलिंग महंगी है, रिहाइश महंगी है, लेकिन आप फिर भी एक सुकून में हो हम्म कि यार इसके रिटर्न में मुझे कोई तंग नहीं कर सकता। हम्म। औरत वहाँ पे जितनी सेफ़ है वो कहीं नहीं हो सकती, मैं समझता हूँ। बिल्कुल कहीं भी नहीं हो सिंगापुर सकती। और दुबई, ये हाँ। दो ऐसे मुल्क, दो ऐसी सिटीज़ हैं जिसमें मैं कहूँगा कि यार ज़ीरो क्राइम हम्म होते हैं हर जगह, लेकिन यार आप ये देखें कंट्रोल कितना प्यारा है, हम्म कंट्रोल कितना अच्छा है। खैर एनीवे यार, धोखे के ऊपर हम बात कर रहे थे। ये जो आज़ाद वीज़े का एक धोखा है ना, हम्म प्रोसेस थोड़ा सा लोगों को समझा देते हैं वली भाई। हम्म। भाई आज़ाद वीज़ा होता क्या है, करेक्ट कीजिएगा आप मुझे, बिल्कुल बिल्कुल। कि जैसे वली भाई ने कंपनी खोली है, ठीक है ना, वली भाई ने एक कंपनी की कैटेगरीज हैं कि हम्म भाई उस कैटेगरी के अंदर कितने वीज़े आपको मिलते हैं, हम्म 8 वीज़े, 6 वीज़े, 10 वीज़े। मिसाल के तौर पे कंपनी खुली है 20,000 दिरहम की, ऐसे ही है। हाँ। तो वली भाई के पास अपॉर्चुनिटी है कि 6 भाई वीज़े। 12 लोग, चले 12 कितने? एक हाँ जनरल बात हाँ। करते हैं ना, एक जो नॉर्मली इस काम के लिए यूज़ हम्म होती है। 12 वीज़े हैं, 12 वीज़े की कॉस्ट, यानी कि अगर एक वीज़े की कॉस्ट हम देखें पूरा लेबर वेबर सब मिला के, तो आई गेस 8,000 दिरहम, 7,000 दिरहम हम्म मैक्सिमम ना, हम्म मल्टीप्लाई बाई 80 कर लीजिएगा आप। तो ये कॉस्ट बनी। अब उसमें क्या होता है, जो एजेंट्स होते हैं, जैसे वली भाई ने अपना एजेंट छोड़ा होगा, सही है ना, और वो क्या करेगा, वो आपसे चार्ज करेगा 12,000 दिरहम, 14,000 दिरहम, कि भाई आपको मैं आज़ाद वीज़ा दूंगा, उसमें आपकी ये सारी चीज़ें करा करू के को भेज दूंगा। हम्म। और पर वीज़ा वो 3,000 2,000 दिरहम कमीशन, यानी 1.5 से 2 लाख रुपए वो वो कंपनी वाला भी रख रहा होगा। कंपनी वाला आपको लाख दे रहा है, और हाँ लाख वो अपना रख रहा है जो हाँ। बंदे पकड़ के लाए। बिल्कुल। अब यहाँ लाके आपने सारे पेपर वर्क ले लिए उनसे, सब कुछ कर लिया उनके नाम पे, आपने उनको कहा कि भाई अपनी मर्ज़ी से जो भी काम करना है करो। अब वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाएं, वो ड्राइविंग करें, वो कहीं पे एनओसी आपके मजदूरी पास करें, आएंगे। ठीक है ना, वो सिर्फ एनओसी आपने दिया और वो काम कर रहे हैं। वो किसी भी कंपनी में जाएंगे, उनको इसलिए हाथों हाथ ले लेंगे कि यार इनको वीज़े का खर्चा बच रहा है, हम्म ये अपने वीज़े पे, आज़ाद वीज़े पे, और इनको मैंने सिर्फ लेबर कार्ड देना है। हम्म। ऐसा ही है। बिल्कुल। थोड़ा सा एलेबरेट करें कि इसमें नुकसानात क्या हैं, इसमें यार फ़ायदे क्या इसमें हैं। इसमें मसला ये है कि एक तो ये कि आप कोई भी जॉब कर रहे होंगे ना, उसके अंदर जो बंदा आप जिसके लिए काम कर रहे हैं, सही आपके है। कोई राइट्स नहीं होंगे उसके अंदर। आपकी कोई हम्म। ग्रेजुटी नहीं बन रही होगी। आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते कि यार मेरी सैलरी नहीं दी उसने, क्योंकि सैलरी कोई खा सकता है आपकी वैसे ही। हाँ आप जो बंदा आप जिस बंदे के वीज़े के ऊपर है, पता चला उसने कोई फ्रॉड कर दिया, तो आपके वीज़ा भी कैंसिल होगा, वीज़ा बैन भी हो सकता है आपके ऊपर, और आप फिर एग्जिट भी नहीं कर सकते। कोई भी रीज़न हो सकता है, आपके नाम के ऊपर कोई काम भी कर सकता है। हम्म। तो ये अभी भी प्रैक्टिस प्रिवेल कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से कोशिश करना चाहिए कि इस रूट को ना लें, नहीं अब क्योंकि तो एक तो बहुत एक्सपेंसिव सख्ती कर बहुत है, दी है, फिर सख्ती कर दी है सख्ती भी कर दी है। गवर्नमेंट ने बिल्कुल। ना वहाँ और दुबई यही की। रीज़न था ना कि पाकिस्तानियों के वीज़े भी जो है ना कुछ दिनों पहले बैन हुए हुए थे, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब वही सिस्टम इम्प्लेस करके अब दोबारा से वो खुले हैं। अच्छा पहले तो मैंने सुना है कि बहुत स्कैम होते थे, कि जैसे आपने 12 लोग बुला लिए, हम्म उन 12 लोग का ये टास्क है कि भाई वो 12 लोग आएंगे, उनके नाम पे 12 क्रेडिट कार्ड होंगे, हम्म ठीक है ना, ऑलमोस्ट 12 करोड़ रुपए की उस पर शॉपिंग या जो भी उसको यूज़ किया, और इन बंदों को वापस भेजा हम्म। पहले ही, टाइम से पहले। हाँ। और ये अच्छा। बंदे दोबारा कभी आ नहीं सकते, मतलब ब्लैक लिस्ट हो गए। हाँ। तो वो जो क्रेडिट कार्ड का 12 करोड़ की आपको सीडिंग चाहिए थी वो आपको मिल गई। हम्म
केस जिन बंदों पे हुआ वो वापस वो पाकिस्तान वापस पाकिस्तान चले नहीं आ गए, सकते, या हाँ। जहाँ से आए थे और वो वो वापस चले नहीं आ गए। सकते अब। वो आना भी नहीं था, उनका मकसद यही था। तो आपने सोचें कि लेकिन अगर अगर उन एक बंदे को आपने 4 महीने 5 महीने के लिए बुलाया है और उसको बोला कि मैं तुम्हें टोटल 15-16 लाख रुपए 20 लाख रुपए दूंगा, तो गांव देहात से जो बंदे आते हैं उनके लिए तो ये ज़िंदगी भर की कमाई है 15-20 लाख रुपए। कहते हैं यार हमारी तो ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी अभी ना काफ़ी टाइम तक, तो उनके लिए सही होता है। और उनको क्या करना दुबई आके वापस, तो आप देख रहे हैं गेम चल रहा है। फिर सिम का एक अलग चल रहा होता है, सिम के स्कैम, कि एक यार बंदे के नाम बहुत पे, स्कैम्स हैं। मतलब ये पहले के दौर में हुआ करते थे, हाँ, जिसके ऊपर बहुत दुबई स्कैम। गवर्नमेंट ने बड़ा खास वो करके उसको ख़त्म किया और काफ़ी हद तक किया। मतलब ये वो दौर चल रहा है भाई, कि मतलब इसमें जो लोग सारे स्कैम हुआ करते थे, एजेंट भाग गए, और कहते हैं ना कि स्टिकर देंगे स्टिकर देंगे। याद रखिएगा दुबई के वीज़े का कोई स्टिकर अब नहीं स्टिकर है, नहीं है। कोई स्टिकर नहीं है दुबई के, इवन के गोल्डन वीज़े का भी नहीं है भाई। हाँ, अब सिर्फ एमिरेट्स आईडी है हाँ, असली। मेरा जो वो पिक्चर है ना जो डली हुई है, वो मैंने स्पेशली एडिट करके लगाई थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं दिखाऊं कैसे। नहीं, स्टिकर की वो आती है। अरे वो अजीब सा लग रहा था ना पेज पे लेके, हाँ, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी यार क्रिएटिविटी करते हैं। हालांकि पहले स्टिकर लगते थे, तो नीचे कुछ लोगों ने लिखा भी था कि भाई अब तो स्टिकर होता ही नहीं है। हाँ। वो सिर्फ दिखाने के लिए था कि यार ऐसे है गोल्डन वीज़ा ना, बट स्टिकर नहीं है भाई। और लोग ये कह रहे होते हैं कि आपका स्टिकर भेजेंगे हम, ऐसे नहीं नहीं, होता। ऐसे नहीं होता। और यार वही बात है कि पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी का मसला है, और इवन लिटरेसी को भी छोड़ दो यार, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी जो है ना वो इस तरह के स्कैम्स में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मतलब है। ये तो गांव देहात की बात नहीं है, तो नॉर्मल लोग भी जो है ना स्कैम्स में आ जाते हैं। प्लस ये कि कुछ खुद अपने भी दिमाग के शैतान होते हैं थोड़े से, जो कि चल रहे होते हैं और वो सोच रहे ऐसे ही होते हैं कि है। यार कुछ पैसे बना लेंगे। मतलब आप ये सोचें कि आप अपनी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहे हैं कि आप दुबई वापस नहीं जा सकते, जो कि सिर्फ दुबई नहीं होगा, पूरा जीसीसी होगा। और आप फिर ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उस एयरलाइन को, किसी भी जीसीसी की एयरलाइन को यूज़ करेंगे, आप फिर वहाँ पर पकड़ लिए जाएंगे। बहुत सारी जगहों पर ऐसे हुआ है, लोग स्कैम करके चले जाते हैं लेकिन फिर वो ट्रैवल नहीं कर पाते। तो ऐसी करने का फ़ायदा नहीं है। वाकई में। आप स्कैम अपने दिमाग से सोच रहे हैं कि कर रहे हैं, लेकिन वो लोग और तेज़ बैठे हुए हैं। अच्छा, ये हवाले से ना दुबई के हवाले से बात नहीं हो रही, ये हर जगह होता है जीसीसी में ना, लाइक जैसे सऊदीया है या और भी कतर वगैरह में भी होता होगा, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, इतने ज़्यादा लोग जाते नहीं है ना, तो इतनी बात नहीं होती। लेकिन सऊदीया में भी ऐसे ही होते हैं एजेंट्स वगैरह जो सऊदीया काम में करते आज़ाद हैं। वीज़े के ज़्यादा सिनेरियो थे। अच्छा, वहाँ का मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं तो खैर सऊदीया में ज़्यादा थे, लेकिन अब वहाँ पर भी जो है, क्योंकि चीज़ें मॉडर्नाइज हो रही हैं, तो वहाँ पर भी और अब आज़ाद वीज़े की भी अगर मोटी मोटी कॉस्ट की बात की जाए भाई, टिकट वीज़ा हटा के 1.5 लाख रुपया हटा के अगर आप बात करें, नहीं वीज़ा तो बल्कि आप आज़ाद वीज़ा पे तो तो, आपकी कॉस्ट तो बहुत बढ़ जाएगी ना, वो तो 14,000 हाँ 12,000 दिरहम तो टिकट वैसे की ही बन भाई अगर जाएगी। आप 14,000 के दिरहम के हिसाब से लगाएं तो 8 लाख रुपए हो गए 10,000 दिरहम के, और तकरीबन 4,000 दिरहम के कितने हाँ, होंगे, तो 4,000 दिरहम की 12-15 लाख रुपए हाँ, इतने आराम तो से। आएंगे इतने। 12-15 लाख रुपए, और वो और अलग वो है। भी जाहिर सी बात है, आपको ऑन टॉप ऑफ दैट उसका थोड़ा कमीशन भी होगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक्स्ट्रा वो सारी अपना मिला के ना, तो प्रॉफिट भी मतलब दस लेगा। हज़ार दिरहम का भी अगर वीज़ा दे रहा है एक बंदा, तो 8 लाख रुपए तो आपकी ये कॉस्ट है। फिर आपकी टिकट की कॉस्ट अलग है, फिर 2 महीने आपने वहाँ पे रहना है हम्म जिस तरीके से, तो और 6-7 लाख रुपए इसके अलग और है। वो आज़ाद वीज़ा भी वो क्या होगा, मतलब वो उसका कोई मतलब मैं फायदा। समझता हूँ 18 लाख 20 लाख रुपए आपने लगा के क्या पाया, हाँ, कुछ भी नहीं पाया। हाँ। और क्योंकि अगर आपको आपको इतनी ही डेस्परेशन है, तो वो 18 लाख में अपनी कुछ ग्रूमिंग कर लें और यहीं से बैठ के जॉब ले लें। बहुत सारी टाइम पर होता है कि आपको ऐसा ही यहीं से है। बैठ के जॉब मिलती है। मुझे भी यहीं से बैठ के जॉब मिली थी। मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जो यूएई से पाकिस्तान में बैठकर जॉब ले लेते हैं, और उसके अंदर जो है ना आपकी नेटवर्किंग काम आती है, या लेकिन सीवी आपका मेकिंग केस काम थोड़ा सा आती है। अलग था, क्योंकि मेरे चाचू का भी ना इसी तरह से हुआ था कि पाकिस्तान से काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ उनको चाहिए थे, उन्होंने लिए। तो एक किस्मत की भी बात होती है, बट इतना आसान नहीं होता। लेकिन इतना, हाँ, हाँ। अगर पाकिस्तान से आपको कोई कंपनी डायरेक्ट बुला रही है तो भाई नेक्स्ट लेवल आपकी सैलरी होती है, ये तो मुझे पता है, मैंने देखा है रिसेंटली यार। मैं कहता हूँ यार वाह, अगर ऐसी पे मुझे सैलरी ये मिल रही है ना, तो मुझे फिर नहीं करना कारोबार, मुझे सैलरी चाहिए मुझे ये करना नहीं, है। उसमें हमारे जो विजन है ना वो भी कम होता है। अब मैं अभी अपने चैनल पे कभी कभी बात करता हूँ कि किसी की 50,000 दिरहम सैलरी थी और उसने ये कर दिया, उसने उसके साथ बुरा हुआ, अपनी वजह से बुरा हुआ। तो लोग कहते हैं यार 50,000 दिरहम वाली सैलरी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं कहता हूँ कि भाई आपके विजन नहीं है ना, आपको नहीं पता कि यहाँ पर 1 लाख दिरहम भी सैलरी हो सकती है, यहाँ पर 1.5 लाख भी हो सकती है महीने की। हाँ अच्छा, जब इस तरह की बात होती है तो वो फिर कहते हैं कि ये महीने की बात हो रही है, ये साल की बात हो रही है। तो मैं कहता हूँ नहीं, महीने की बात हो रही है। और आपका जब विजन नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि दुनिया में भले आपकी सैलरी 10,000 दिरहम हो, ऐसा ही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यार आपकी लिमिट नहीं है यहाँ पर कोई। वाकई में। ये नहीं है कि आपकी 20,000 दिरहम या 30,000 दिरहम लिमिट है। आपकी लिमिट कुछ भी हो सकती है। ये आपने अपने दिमाग में लिमिट बनाई हुई होती है कि मेरा यार ये इतना तो हो जाएगा या इतना ही हो सकता है मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वाली भाई, क्योंकि दुबई मेरे दिल के बड़े करीब रहता है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग जब आए ना दुबई, तो उनको किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो यार, हाँ, जो हमने देखी है या जो लोग देखते हैं। ये बताएं कि आप तो वैसे शारजा में रहते हैं, बहुत से लोग दुबई में काम करते हैं लेकिन रहते शारजा में, इसकी वजह बताइएगा। और दूसरी बात, जो लोग दुबई आना चाहते हैं या शारजा आना चाहते हैं, रहने के लिए स्टार्टिंग में कौन सी जगह आप रेकमेंड करेंगे, क्यों करेंगे, ये वजूहत पे बात करते हैं। अच्छा यार, उसमें
शारजा रहना या दुबई में रहना वो सब्जेक्टिव हो जाता है कि आपका ऑफिस कहाँ पर है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कम्प्लीटली। तो उनको तो मसला ही नहीं है कि वो दुनिया में कहीं भी हो, कहीं भी रह सकते हैं। अजमान में रहना, यूएई में रहते हुए अजमान में रह लें, रासल खैमा में रह लें या दुबई में रह लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर। बल्कि कुछ लोगों को मैं जानता हूँ और मैं खुद भी अब उन्हीं लीग में आ गया हूँ कि शारजा उनको ज़्यादा पसंद आता है कंपेयर टू दुबई, क्योंकि शारजा का जो एक वाइब है ना, वो डिफरेंट वाइब है, वो फैमिली इन्वायरमेंट है, वो डिफरेंट किस्म का एक इन्वायरमेंट है। तो प्लस ये कि मेरी अपनी जॉब की नेचर भी इस तरह की है कि मुझे इतना मसला नहीं है, मैं कहीं भी रहूँ। हालांकि मेरे अपने बच्चे जो हैं वो दुबई के स्कूल्स में जाते हैं और मैं सही खुद है, शारजा में रह रहा होता हूँ, सही तो है। इसलिए वो मसला नहीं है। इसी तरह से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए इट डिपेंड्स कि उनकी जॉब का है। अगर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको टाइमिंग का मसला नहीं होता कि आपके टाइमिंग 12 बजे के 11 बजे के दोपहर हुँ, सुबह के हैं, आप पहुंच सकते हैं ऑफिस, देर से पहुंच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए बेहतर ये है कि शारजा में सबसे पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर आप कोई डिसीजन, आपके पास 2-3 चीज़ें होनी चाहिए डिसीजन लेने के लिए, हुँ, कि आपकी फैमिली में बच्चे हैं अगर और उनको स्कूल जाना है, तो फिर ये एक क्वेश्चन होता है। फिर उसके बाद आप डिसीजन लेंगे कि आपको कहाँ रहना है, शारजा या दुबई। सही है। अगर वो चीज़ आप क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आपकी जॉब कहाँ पर है, आपकी जॉब कितनी फ्लेक्सिबल है आपकी टाइमिंग में। उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हुँ, अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है फिर तो मैं कहूँगा कि मेट्रो के पास रहें, और मेट्रो शारजा में है नहीं, तो आपको फिर मेट्रो के लिए दुबई में ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, आपको थोड़ा बहुत पैसों का है कि यार थोड़े पैसे बच जाएँ शारजा में रहने के लिए, बहुत ख्वारी होती है, हुँ, ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होता है, अगर दुबई जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होता है, तो ये सारी चीज़ें देख कर आपको डिसाइड करना होता है कि आप कहाँ रहें। बहुत सारे लोगों को शारजा में जॉब मिलती है, क्योंकि जॉब तो कहीं भी मिल सकती है। हुँ। ऑफ़ कोर्स दुबई के अंदर ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। नहीं, आइडियल सिनेरियो पे अगर हम बात करें, दुबई में कहीं पे जॉब लगी है उसकी ना, और वो फैमिली के साथ आया, 2 बच्चे, 3 बच्चे और अगर 2 मियाँ-बीवी। बच्चे हैं तो आपको स्कूलिंग देखनी पड़ेगी, और ऐसे एरियाज़ हैं तो शारजा में जहाँ पर आपका स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल सकता है सही आपको। है। तो अगर, क्योंकि स्कूल बसेस बहुत महँगी है, मतलब आपकी स्कूल बसेस की मैं प्राइसेस बताऊँगा ना, तो जो एक स्कूल बस जो है ना बिटवीन 5000 टू 8000 दिरहम पर ईयर की कॉस्ट कर सकती है एक बच्चे के लिए। तो अगर आपके 2 या 3 बच्चे हैं तो आप डिपेंड करता है कि कहाँ पर रहें। अगर कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो शारजा से दुबई मूव हो गए, वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल होने की वजह से उन्होंने तकरीबन कोई 15,000 20,000 दिरहम बचा लिए बचा लिए साल अपने के। साल के। तो वो सारी कॉस्ट उस वक़्त आएगी जब हुँ, आपका सिनेरियो सामने आएगा। लेकिन शारजा में भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप स्कूल के अंदर अपना वॉकिंग डिस्टेंस पे रह सकते हैं। अगर आपको ऐसा स्कूल मिल जाता है, लेट्स से आपके 3 बच्चे हैं, आप स्ट्रेट अवे 15-20 हज़ार दिरहम बचा रहे हैं, हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने स्कूल बस की कॉस्ट के अंदर। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप शारजा में ऐसी जगह पे रहें जहाँ पर आपको करीब स्कूल मिल रहा है, और फिर आप अपनी जॉब के लिए सैक्रिफ़ाइस कर, मतलब एक बंदे को सैक्रिफ़ाइस शायद करना पड़े, क्योंकि हाँ, आपको ऐसे ही अपने है। ट्रैफ़िक के अंदर शायद सैक्रिफ़ाइस करना पड़े, और मैंने बाकी कुछ लोग बुरा सैक्रिफ़ाइस होता है, वो मैंने आसान कुछ नहीं लोग होता। ऐसे भी देखे हैं, मियाँ-बीवी रह रहे हैं, हुँ, बच्चे नहीं हैं उनके। वो क्या कर रहे हैं, बीवी रह रही है डेरा साइड पे, हुँ। मियाँ रह रहा है जबल अली के आसपास, क्योंकि उसकी और जॉब वहाँ वीकेंड पे पे। मिलते हैं वो। और वीकेंड पे जो है ना, वो फिर हाँ, मुलाकात होती है उनकी, वो फिर हाँ, या तो बेगम उनके पास रह लेती है, बल्कि नहीं, वो शेयरिंग पे रहते हैं, तो बेगम ने एक रूम कि लिया हुआ है। असल असल घर जो है ना वो। असल घर वो है, तो हस्बैंड जो है ना वीक में बेचारा एक दफ़ा आता है हाँ, कि यार रोज़ रोज़ आना जाना जो है ना वो, हाँ। मतलब ऐसा ऐसे होता भी है, मतलब गुजार रहे ऐसा हैं। तो मैंने तो अबू धाबी वाले भी केसेस देखे हैं, और मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जो तुमने शारजा का जो एरिया देखा है, उससे लेकर लोग अबू धाबी रोज़ आना अप एंड डाउन करते हैं। भाई आपकी अभी भी सोच करते है, हैं। आपकी सोच है। अच्छा भाई देखें, दुबई के अंदर ना ऐसे बहुत सारी जगह हैं, लेकिन एक एवरेज अगर खर्चे के हिसाब से बात की जाए, अभी आइडियल सिनेरियो छोड़ दें कि डिस्टेंस क्या है ना, तो डेरा बरदुबई और अलमुतीना, अलरिगा, इस हुँ, तरह की जगहों पे आपको सस्ते मिल जाएंगे, हुँ, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बजट के अंदर वहाँ पे 1 BHK ले रहे हैं, हुँ, तो आपको सेम बजट के अंदर शारजा में हुँ। 2 BHK मिल जाएगा, 2 या थ्री बीएचके बी और एच बड़ा के मिल जाएगा। बड़ा, मतलब एरिया भी अच्छा खासा बड़ा, हुँ, ठीक है ना, ये आपको मिल सकता है बेनिफिट। इसके अलावा अगर आपका मिसाल के तौर पे आपके पास गाड़ी है, हुँ, तो गाड़ी के होते हुए आपके पास और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपको सस्ते पैसों में दुबई के अंदर हुँ, रिहाइश मिल जाती है, जैसे कि बिल्कुल। मिर्दिफ है। अल मिर्दिफ तो सस्ता नहीं है फिर भी, नहीं लेकिन नहीं, हाँ, लेकिन बरदुबई असल में, मैं बरदुबई मैं खुद प्रेफ़र इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर तो किसी का ऑफ़िस है, हम्म, फिर तो ठीक है। लेकिन बरदुबई बहुत कंजेस्टेड हो गया है। कंजस्टेड हो गया वाकई हाँ, में, लेकिन ठीक कुछ है। लोगों को अगेन जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोगों को शारजा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बरदुबई अच्छा हाँ लगता यार, है। डेरा की अपनी वाइब है, बिल्कुल, वो वाइब्स बरदुबई अलग की होती अपनी हैं, तो वाइब वो है। लोगों को वो पसंद आता है। एनीवे, अच्छा मिर्दिफ का मैं आपको इसलिए कह रहा था कि जिन पैसों की मैं बात कर रहा हूँ ना, कि आप एक जैसे नॉर्मली कोई 60 to 70 थाउजेंड पर ईयर पे आप कोई 1 BHK 2 BHK लेते हैं, तो वहाँ पे आपको पूरा विला मिल जाएगा। यार अब नहीं है ऐसा, नहीं नहीं, कुछ जगहें हैं मिर्दिफ की वो फिर ऐसी। बहुत थोड़ा-सा दूर होगा। हाँ, गाड़ी होनी चाहिए उसके लिए, हाँ, वहाँ पे ना टैक्सी का कोई सीन है, हुँ, आपको करीम बुलानी है ना, वो बस का एक रूट होता है, वो वो आपको चल के वायबल जाना ही है। नहीं है कि करीम बुलाएँ आप हाँ, उसके लेकिन अंदर। ये कि अगर आपके पास गाड़ी है ना, क्योंकि मेरी सिस्टर आई है वहाँ पे। हुँ, अच्छा, इसके अलावा अलवर्का एक जगह है, हाँ, वर्का दूर मैं है। फोटोग्राफी की थी ना, हाँ, तो मुझे पता है कि यार वहाँ पे ना वो ऐसी जगह है, मुझे लग रहा है कि मैं पाकिस्तान के मतलब कराची के ना मेट्रोवेल में फिर रहा। हाँ, तो वो एक जगह मुझे बड़ी अच्छी वाइब आई वहाँ पे कि यार ये सस्ती जगह है, हुँ। मतलब रहने वाले रह देखिए मैं सकते हैं। बताऊँ, पिछले 1 साल के अंदर
बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। है 1 साल के अंदर, अच्छा बहुत एक्सपेंसिव हो गया यार, जद्दाफ एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है। जद्दा बहुत अच्छी जगह है। मैंने अभी वहाँ की फोटोग्राफी की थी, मैं हिल गया, मैंने कहा यार ये बिजनेस बेस इतनी करीब है जगह, हाँ और और मुझे बुर्ज नहीं खलीफा पता का व्यू आता है वहाँ पर। सर क्या व्यू है, उफ। हाँ आपकी सोच है वहाँ पे ना। हम्म एनीवे तो मतलब ये वो जगह है जहाँ पे यार मैं रेकमेंड करूँगा। बरशा बहुत से लोग जाते हैं। हम्म बरशा एक निहायती महंगी जगह है, क्यों महंगी है मुझे नहीं पता, मैं खुद रहा हूँ वहाँ पे, मॉल लेकिन ऑफ यार एमिरेट्स के पास है वो वो चक्कर है कोई, मतलब कि वो जगह खामा खामा महंगी है यार। हाँ वो अब सेंटर बन गई है ना एक तरह का, हाँ, उस हाँ तरफ का सेंटर बन गई है वो। बेसिकली वहाँ से मरीना 2 स्टॉप आगे इधर हाँ से डेरा आप आ जाओ, तो हर हाँ जगह आपको ना सेंटर मिल जाता है। वो बुर्जुल अरब करीब है वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनीवे खैर यार, ये तो बड़े मज़े का टॉपिक। इस तरह की जगहें जो है ना वो सारी, हालांकि बरशा मेरा आना जाना नहीं होता ज़्यादा, सही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए बरशा ही सेंटर ऑफ दुबई है, मतलब वही उनके लिए दुबई है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी वर्क प्लेस क्या है और आपके बच्चों की सिचुएशन क्या है। ये 2-3 चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो डिफाइन करती हैं कि आपको खुद कहाँ रहना है। कुछ लोग बेवकूफ़ी करते हैं। एक साहब को मैं जानता हूँ जो अजमान में जॉब करते हैं और रहते वो अरेबियन रैंचेस में। ये कहाँ पे? अरेबियन रैंचेस जो है वो ग्लोबल विलेज के पास है। ओ तो हो। वो अजमान जाते हैं, रोज आना जाना करते हैं, जस्ट बिकॉज उनको रहना दुबई में है, वाइब्स अच्छी लगती हैं उनको दुबई की, और वो सारा कुछ है इस तरह से। तो वो आप पे भी डिपेंड करता है, आपकी अपनी कुछ मिस्टेक्स होती हैं, या कह लें कि आपका अपना कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं हम्म जो आप जिसकी वजह से आप इस तरह से कर रहे होते एक सोसाइटी है दुबई में जो कि बरशा हाइट से आगे है, हैं। ग्रीन्स करके नाम है उसका। हाँ अच्छी एरिया है। यार वो कोई जगह है, हम्म आपकी सोच है। हम्म अच्छा वहाँ पे आगे ना, मतलब मैंने क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रोजेक्ट कर रहा था, मैंने आपको बताया था ना, फोटोग्राफी वाला, हम्म जिसमें दुबई की सारी बिल्डिंग्स की फोटोग्राफी करनी थी। तो भाई उसने मुझे ना बहुत दुबई का एक अलग रूप दिखाया। मुझसे गलती सिर्फ ये हुई कि मैंने वो मोमेंट ना कैप्चर बहुत कम की, मतलब प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाया, बट कुछ हम्म चीज़ें शायद मेरे पास पड़ी होंगी उसकी ना। मुझे बनाना चाहिए था वो एक्सपीरियंस ना, कि यार मैं पैदल घूमाऊँ दुबई की गलियों में, बिल्डिंग्स की तस्वीरें खींचनी। मेरे साथ एक और दोस्त भी हुआ करता था। हम्म तो यार मैं ऐसी ऐसी जगहों पे गया हूँ कि मुझे लिटरली कभी कभी लग रहा है कि ये दुबई नहीं है। कि जैसे डेरा की कुछ अंदरून की जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं कराची के कोई ना ऐसी हम्म। कोई कटी पहाड़ी को इस तरह की जगहों पे हूँ, बस कि मुझे रोडें डर पक्की लग हैं, रहा। बस रोड्स पक्की हैं, नहीं नहीं, रोड पक्की भी है, माहौल एक सेटिस्फेक्शन है कि यार कोई तंग नहीं कोई करेगा, तंग नहीं लेकिन एक करेगा। डर हाँ है अंदर हाँ हाँ कि यार ये माहौल तो पूरा वही बन चुका है, बस अब कहीं से भी कोई आएगा हाँ। और लेके गायब। यार ये सिक्योरिटी जो है ना वहाँ की, वो क्या आउट चक्कर है क्लास यार, है, बड़ा नेक्स्ट लेवल है यार। वो आउट क्लास है बिल्कुल। और कोई एरिया बताएं जो आपको लग रहा है कि हम मिस कर रहे हैं बड़ा, यार जिसकी अपनी एक वाइब हो वहाँ पे। जो मतलब जो सबसे ज़्यादा फेवरेट फैमिलीज़ का जो एरिया है ना वो ये होता है। शारजा के तो एरिया ऑफ कोर्स फैमिली के फेवरेट होते हैं, लेकिन जो दुबई से लगा हुआ एरिया, शारजा से लगा हुआ एरिया जो होता है नाहदा का या कुसैस यार का, अलनादा। अलनादा, वो बहुत अच्छा एरिया है। अच्छा अलनादा दो हैं, एक दुबई में एक शारजा में। हाँ दोनों का नाम अलनादा है, लेकिन वो बॉर्डर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, एरिया ऑलमोस्ट मेरा सेम ही है। दोस्त रहता है नादा में, दुबई वाले में। हाँ बड़ी ज़बरदस्त जगह है यार, बहुत ज़बरदस्त जगह और है। बहुत सस्ते हैं फ्लैट। वही बात है, सस्ता जो है ना अब नहीं रहा है, वो कोई भी चीज़ सस्ती नहीं रही है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि लोगों के रेंट्स इस वक्त 30% बढ़ गए हैं 1 साल के अंदर। अच्छा। लोगों के रेंट्स डायरेक्ट ना बढ़े हों, क्योंकि वहाँ पर रेंट का एक वो कैप होता है कि आप हर दफ़ा इतना नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अगर कोई, लेट से मैं इस फ्लैट में रह रहा हूँ और इस फ्लैट के अंदर मैं अब छोड़ के जाऊँगा, तो 30% इंक्रीज वैसे ही हो जाएगा। मेरा अपना नहीं हम्म। होगा क्योंकि मैं रह रहा हूँ उसके अंदर, लेकिन वैसे ही जो है जो नया बंदा आएगा उसको 30% ऊपर पे मिलेगा। तो वहाँ पर रेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बढ़े हैं पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर। तो अगर तुमने 1.5 साल पुरानी या 1 साल पुरानी बात सोच रहे हो ना, तो वो बिल्कुल अब चेंज हो चुका है। लेकिन यार कंपैरिजन अगर किया जाए, जैसे मिसाल के तौर पे बर्शा के अंदर हम्म आपको 80,000 दिरहम्स पर ईयर पे आपको मिलता है 2 BHK, हम्म। और वही आपको 2 BHK नादा में स्टिल मिल जाता है 55,000 में, 60,000 में। यार वो बिल्डिंग पे भी डिपेंड करता है, हो सकता सेम है। सेम सेम अगर मैं बात नहीं करूँ इसी तरह की। नादा में अगर 80,000 बर्शा में मिल रहा है, तो नादा में लेट से 55 नहीं मिलेगा, वो 65 के करीब मिलेगा। तो 15,000 का फर्क आ रहा होगा, है। सेम हर चीज़ सेम होगी ना, तो 15,000 का फर्क आ रहा होगा, अच्छा क्योंकि नादा उस ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हैं जो बड़ दुबई की तरफ जा रही है। अब वो अच्छा। उस तरह का बनता जा रहा है, क्योंकि हम भी मैं नादा में 15 साल पहले, जब मैं दुबई आया था पहली दफ़ा 15 साल पहले, तो पहले मैं इंटरनेशनल सिटी में रहता था। उसके बाद मैं 5 साल नादा में रहा हूँ, तो मुझे नादा उस वक्त का याद है। अब हम अगर कभी जाते हैं ना, क्योंकि रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत हैं वहाँ पर, तो अगर हम्म हम जाते हैं वहाँ पर, तो मुझे लगता है कि वो जैसे चेंज हो रहा है, वो बड़ दुबई जैसा बनता जा रहा है। बहुत सारे रेस्टोरेंट बन गए हैं, हम्म। बिल्डिंग्स बहुत सारी बन गई हैं, अब ट्रैफिक नज़र आता है वहाँ पर, लोग भी फुटपाथ पे नज़र आ रहे होते हैं। तो अब वो बात नहीं रही है, बात क्या नहीं रही है, मुझे तो अच्छा लग रहा है वो, लेकिन अब वो मुझे लग रहा है कि वो जैसे उसकी वजह रश से महंगा हो रहा है, उस वजह से महंगा हो रहा है, मतलब क्योंकि जो उसका मेन एक उसका रीज़न ये भी सेलिंग है। पॉइंट था वो खत्म नहीं नहीं, खत्म हो एक रहा है। और चीज़ है, दुबई के जो एरियाज़ है ना, उनका एक स्पेसिफिक ये भी होता है केस कि वहाँ पर स्कूल्स कितने हैं। हम्म नादा के एरिया में स्कूल्स भी आ गए हैं। तो अगर आपके और इसी तरह से मवेला एरिया या शारजा के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर स्कूल्स हैं।
तो अगर आप बैचलर हैं या आपके बच्चे नहीं हैं स्कूल गोइंग, तो आपको ज़रूरत नहीं है इन एरियाज़ में रहने की, क्योंकि ये एरियाज़ इसलिए महंगे हो गए हैं कि इनमें स्कूल्स आ गए हैं, और इसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं वहाँ रहना, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम वो आपके लिए और सर का दर्द बन जाएंगे, क्योंकि सुबह के टाइम पर आपको ट्रैफिक मिलेगा वहाँ पर स्कूल्स की वजह से। ऐसे तो ही है। ऐसी चीज़ भी देखना पड़ती है कि आपको अपने लिए तो सही है, लेकिन अगर आप बैचलर हैं या आपका फैमिली नहीं है या बच्चे नहीं हैं, तो फिर आपको स्कूल गोइंग बच्चे नहीं है, तो आप उन एरियाज़ को कम्प्लीटली अवॉइड कर दें, क्योंकि वो फजूल में आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे समझ होंगे गया मैं, समझ जस्ट गया। बिकॉज ऑफ स्कूल। मतलब वहाँ पे आपने ये कहा इन शॉर्ट कि भाई ज़िंदगी गुजारनी है ना आपने, तो आपने सबसे पहले देखना है कि अगर आपके साथ बच्चे हैं तो स्कूल आपका कहाँ है, हाँ हाँ वहाँ आपने रहना है, हाँ या आपकी जॉब है तो आपने जॉब के करीब रहना है। हाँ, ये चीज़ें और पहले अगर डिफाइन कर लें। स्कूल और जॉब में अगर कंपैरिजन करना हो तो पहले स्कूल को देखें कि बच्चों का स्कूल करीब होना चाहिए, जॉब के लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करना, अगर लेट से आपका उसमें भी ये है ना कि अगर एक हाँ, बच्चा है आपका, तो फिर आप जो है ना अपने हिसाब से देख लें, शायद उसको समझ आप गया बस मैं, लगवा दें। लेकिन अगर 2-3 बच्चे हैं आपके और वो बिल्कुल स्कूल ऐसे ही है। गोइंग है, फिर आपको फिर वो देखना पड़ेगा। अच्छा, ऊद मेहता एक जगह है हम्म बड़ी ज़बरदस्त, क्या हम्म। कहते हैं उसके बारे में? यार ऊद मेहता, वो करामा, ऊद मेहता, ये सारे एरियाज जो हैं, ये करामा। वही बर्दुबई के अंदर जो है वो, मतलब जब आप जाते हैं ना तो अगेन वाइब आने लगती है कि यार आप ऐसी जगह आ गए हैं, अब यहाँ से खाए पिए बगैर नहीं जाना, हाँ। क्योंकि आपको सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट वहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन मैं वही कह रहा था ना कि आप नाहदा भी चले जाएंगे ना, तो आप उस तरह की चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी, उतनी नहीं है जितनी हम्म। बर्दुबई में मिलेंगी आपको, लेकिन मिलना शुरू हो जाएंगी। प्लस ये कि आपको दुकानें वुकानें मिल जाती हैं, और वहाँ पर वो कौन सा रेस्टोरेंट है, वो ईरानी उस्ताद रेस्टोरेंट है मेरे ख्याल से, उस्तादी। उस्तादी, हाँ, अल उस्तादी। वो है। और फिर मेट्रो स्टेशन है, फिर हम्म। ये कंप्यूटर मार्केट है वहाँ पर, वहाँ हर तरह की अच्छा, चीज़ें मिल डेरा जाएंगी। सिटी सेंटर के जो मेट्रो स्टेशन है इसके हाँ, आसपास की जो जगह है वो भी बड़ी प्यारी वो है, भी बहुत ज़बरदस्त वो है। बहुत अच्छी है, क्लॉक टावर के आसपास वाली। हाँ बिल्कुल, ये वही डेरा और हाँ। बर्दुबई का एक ही, बल्कि वो बड़ी सस्ती तफरी होती है अगर किसी को करनी हो। जो डेरा और बर्दुबई के दरमियान, आई डोंट नो कि तुम्हें पता है कि वो जो बोट सर्विस है, वो हाँ 1 हाँ, dirham की बोट अबरा सर्विस है। अबरा अबरा वाली अबरा ना, वाली हाँ जो हाँ, है, वो तो वो 1 dirham की वहीं तो सर्विस रह है। रहा था मैं भी, अच्छा अच्छा अच्छा। उधर ही था दुबई में ना, तो तो वो तो बड़ा मज़े का बहुत सीन है। ज़बरदस्त, मतलब आपको अगर सस्ते में कोई फ़न करना है अरे ना। आपने कुछ ना भी करना हो, आप हाँ रात में खाने के बाद नीचे उठें, हाँ अबरा पे जाएं, वो चाय के कैफ़े बने हुए, हाँ वहाँ पे आपने शीशा पीना है, चाय हाँ। पीनी है, और वो जो माहौल होता है समंदर के साथ, और हुँ, शाम में अगर आप जाते हैं तो वो सी गर्ल्स को आप खाना खिलाएं, हुँ। इतनी कोई ज़बरदस्त वो आप मतलब अच्छा माहौल होता है, बड़ा मज़े बिल्कुल, का ना। बिल्कुल। वो तो एरिया है। तो फिर शारजा के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें आप रह सकते हैं। ये वाला जो सीगल वगैरह को आपको फ़ीड करवाना है, हाँ। जो ये मौसम होता है ना फ़रवरी वाला और मार्च वाला, जनवरी वाला। मैं ओमान गया हुआ था इसी इसी सीज़न में, हम 2 साल पहले गए थे, फिर 1 साल पहले और गए थे। तो उसमें जो है ये सीगल्स जो है ना पूरा इस रीजन के अंदर आती हैं, और उसमें अगर आप जैसे वो बर्दुबई वाला जो क्रीक है वहाँ पर, और इसी तरह शारजाह में जो क्रीक है, और जो अलखान का एरिया है, जो कौन सा एरिया, मजाज का एरिया है, मजाज। वहाँ पर पूरे में आपको ये सीगल्स नज़र आएंगी। तो वहाँ पर भी आप हम्म। फीड कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं वहाँ पर। सही। अच्छा वाली भाई, अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे बात करें कि एक बंदा आया दुबई, वो सेटल हो गया, लेट्स सपोज 10 से 12 हज़ार दिरहम उसकी सैलरी लगी है ना, अब वो अपने मंथली एक्सपेंसेस किस तरीके से मैनेज करे और किस तरीके से सेविंग करे, क्या क्या उसके फाइनेंशियल प्लान होने चाहिए जिससे वो लॉन्ग टर्म दुबई के अंदर सर्वाइव करे, क्योंकि हम सबको पता है कि हम 50 साल भी गुजार लें तो हमें वहाँ पे ना नेशनलिटी मिलनी है ना पासपोर्ट मिलना है, हुँ, तो हमने बस कमाना है और आगे फर्दर मूव करना है, ठीक है ना, या तो हुँ। पाकिस्तान आना है या या और आगे चले और जाना है। आगे चले जाना है ना, हाँ, तो थोड़ा सा गाइड करें आप। हाँ। अच्छा, अब उसमें सबसे पहले माइंडसेट चेंज होना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि आपको अपना माइंडसेट 10,000 दिरहम, 12,000 दिरहम पे नहीं रखना चाहिए, हम्म। इसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप जो है वो अपने जो आगे का आपके प्लान्स हैं उसके हिसाब से अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लें। हम्म। आपको अपने एक्सपेंसेस 12,000 10,000 दिरहम वाले ही रखने हैं। अगर आपकी सैलरी इस वक्त 10,000 12,000 दिरहम की है, तो उसके हिसाब से ही आपको प्लान करना है। अब डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली है नहीं है, लेकिन लेट से मैं कहता हूँ कि किसी की कोई फैमिली इस वक्त नहीं है और वो 10,000 दिरहम के ऊपर आया है, तो बहुत आराम से वो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि अब 10,000 दिरहम अगर किसी की सैलरी है तो बेड स्पेस पर है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि प्रॉपर अच्छी तरीके से रहे, क्योंकि हम्म। जब आप हेल्दी लिविंग करते हैं, आप अपने आप को खुले माइंड के हिसाब से रखते हैं, तो उसमें क्रिएटिविटी आती है। हम्म। आप 2 लोग या 3 लोग एक साथ, मैं तो 8 लोग भी रहते हैं लोग साथ में, लेकिन मैं कह रहा हूँ 2 लोग भी साथ में रहते हैं ना, तो उसमें क्रिएटिविटी नहीं आ पाती है। बिल्कुल। तो जब आप इस तरह से कुछ एक लेवल पे पहुंच जाएं, तो एटलीस्ट अपने आप को इतना सुकून दें कि आप अकेले रह रहे हो उस कमरे के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लोगों के जो सबसे बड़े मसले आना शुरू होते हैं ना, मैं देखता हूँ कि एक तो ये कि वहाँ के अपने एक्सपेंसेस जो लोग नज़र आता है, गाड़ियाँ नज़र आती हैं, मोबाइल्स नज़र आते हैं, और इस तरह के फजूल किस्म के खर्चे जो कि उनको उस वक्त ज़रूरत नहीं है 10,000 दिरहम के ऊपर, वो करना शुरू कर देते हैं।
प्लस ये कि पाकिस्तान बैक होम जब आप पैसे भेजना शुरू करते हैं तो आपको टैक्स फ्री इनकम मिल रही होती है, और वो टैक्स फ्री इनकम आपको लगती है कि ये बस इसी तरह से चलती रहेगी। वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान भी जो आप कंट्रोल में जैसे पहले चल रहे थे, आपको उसी तरह से चलना चाहिए। थोड़ा बहुत आप उसके अंदर अपना रिलैक्सेशन कर सकते हैं, लेकिन तो पाकिस्तान जब या कहीं भी दुनिया में कहीं भी हो, पाकिस्तान पैसे भेज रहे हो या कहीं भी पैसे भेज रहे हो, तो उसमें अपने आप को इन्फ्लेट नहीं करना चाहिए। उस अमाउंट को जो आप पहले खर्चा भेज रहे थे उसी तरह से रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए भी गलत होगा और आपके घर वालों के लिए भी गलत होगा, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हैं। और जब इस तरह से हो जाता है ना, तो एक्सपेक्टेशंस आपकी, फिर आप 10,000 दिरहम पे एक फिक्स एक्सपेक्टेशन कर दी, फिर 15,000 पे फिर और बढ़ा देंगे। इसे वैसे बाय द वे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है आपके खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का कि आप खुश ना हो कि आपकी 10,000 से 20,000 दिरहम सैलरी हो गई, क्योंकि जो 20,000 दिरहम सैलरी हुई है वो आपने खर्चे भी उसी प्रोपोर्शन से या उससे भी बड़े खर्चे बढ़ा लिए। तो वहाँ पर बहुत आसान है। पहले मैं यूएई की बात करूँ तो यूएई के अंदर खर्चे करने बहुत आसान है। वहाँ पर आपको लोन वगैरह बहुत आराम से मिल जाता है, आपको क्रेडिट कार्ड्स बहुत इजीली एक्सेसिबल होते हैं, आपको कॉन्स्टेंटली एडवर्टाइजमेंट्स नज़र आ रहे होते हैं, फ्लैशी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। आप मॉल में जाते हैं, आपको लगता है कि आप सब कुछ खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके पास आपके जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बहुत बढ़ चुकी होती है। इसी तरह से आपकी फैमिली को भी नज़र आ रहा होता है कि आप शायद दुबई चले गए तो आपके पास पैसे ही पैसे हो गए। तो वो भी आप, और शो भी आप इस तरह से करते हैं। आप एयरपोर्ट पे आते हैं, आप अपने साथ हर तरह की चीज़ें लाते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वैप करके ला रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम बजट बनाने की बात करें तो आपको पहले सोचना चाहिए कि आपको आपका टारगेट क्या है। अगर आपका टारगेट आपके दिमाग में नहीं होगा, जैसे मैं अपनी बात करूं तो 2009 में जब मैं जा रहा था ना, मेरे फादर ने मुझसे पूछा था कि क्योंकि वो खुद 30 साल यूएई में रह चुके थे, तो उनको पता था, उनको दिल में पीछे से आ रहा होगा कि यार पता नहीं कितने साल के लिए जा रहा है ये। तो मैंने उनको उस वक्त ये बोला था, और मैं अब सोचता हूँ कि मैंने पता नहीं क्या सोच के बोला था। मैंने कहा था कि यार मैं जा रहा हूँ ना, मुझे अपना घर बनाना है पाकिस्तान में, ये मेरा टारगेट है। और जो मैं वहाँ जाकर ये टारगेट मैंने 4 साल में कंप्लीट कर लिया, 4 से 5 साल के अंदर कंप्लीट कर लिया था। जो कि अब मैं देखता हूँ मेरे साथ के जो लोग गए थे उन्होंने उतनी ही सैलरी पे गए थे, और शायद उनको उसी ट्रेजेक्ट्री के ऊपर वो रहे थे, लेकिन वो क्योंकि उस माइंडसेट में ही नहीं थे। वो मैंने जाने के बाद पहली गाड़ी अपनी होंडा सिविक ली थी। मेरे साथ के जितने लोग थे उन्होंने या तो कम से कम अकॉर्ड ली थी, कम से कम उन्होंने प्राडो ली थी, इस तरह की गाड़ियां ली थी। वही माइंडसेट ना कि यार जहां नहीं खर्च करेंगे तो क्या करेंगे। हाँ एग्जैक्टली। अब मैं इस वक्त मैं कोई भी गाड़ी चाहूँ, मैं रेंज रोवर भी लेना चाहूँ ना तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन मेरे पास रेंज रोवर नहीं है। वो लोग अगर चाहें तो शायद रेंज रोवर अभी भी ले लें, लेकिन मैं कैश पे शायद ले सकता हूँ। तो वो चीज़ें माइंडसेट पे डिपेंड करता है। बहुत बड़ी बात की है उन्होंने, कैश पे लेना और वैसे नहीं यार, कोई यूएई में इतना बड़ा मसला नहीं है जिस तरह से वहाँ की सैलरी होती है ना। इतना अगर मेरे पास अच्छी गाड़ी है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पूरी पेमेंट कर दी है। हाँ एग्जैक्टली, मैंने कब्जा पहले ले लिया है। हाँ, अब पैसे में देता क्या कर रहा हूँ मुझे। और रेंज रोवर तो है भी हाथी, वो आपको 5 साल बाद बताएगा अच्छी तरह से कि मुझे मेरे खर्चे कितने हैं। सही है। तो अच्छा खैर, एनीवे फैसिलिटीज़ की हम बात कर रहे थे, जैसे खर्चों की हम बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि बंदा जैसे 10-12 हज़ार की सैलरी पे आया है, कितना जो है कहाँ का इन्वेस्ट करे, मतलब अपने खर्चों के अलावा? हाँ, अब देखो, सबसे पहले तो ये कि आपको करना क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के गोल्स बना लें। उसके बाद आप कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हैं, उसके अंदर वहाँ पर बहुत सारे, यूएई जाते हैं ना आप, तो आपके पास पाकिस्तान वाले ऑप्शंस तो रहते ही रहते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ की प्रॉपर्टीज़ हो गई, आपके पास यहाँ के स्टॉक्स हो गए, यहाँ पर छोटे मोटे और अगर कोई स्पेंड कर रहा है या लेट से इन्वेस्ट कर रहा है तो वो ऑप्शंस तो आपके हैं। लेकिन आप क्योंकि आप एक लेवल ऊपर चले गए तो आपको वो वहाँ पर भी करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में भी करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर आप देखें कि वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब जो अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं, जिसमें यूएई की स्टॉक मार्केट है, वहाँ पर यूएस की स्टॉक मार्केट है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के आप यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान से रहते हुए नहीं कर सकते। पाकिस्तान से रहते हुए बहुत सारी चीज़ें आप पे लिमिट लगाती हैं पाकिस्तान की अपनी गवर्नमेंट कि आप यहाँ से पैसे बाहर नहीं भेज सकते। लेकिन आप क्योंकि आप यूएई चले गए, वहाँ से रहकर आप कहीं पर पूरी दुनिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पास यूएस के स्टॉक्स खुल जाएंगे, आपके पास यूएई की स्टॉक मार्केट खुल जाएगी, वहाँ यूएई की प्रॉपर्टी मार्केट खुल जाएगी। क्योंकि यूएई की प्रॉपर्टी मार्केट में इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास अब ऑप्शन ये आ गया है कि लेट से 5 लाख दिरहम की कोई प्रॉपर्टी है, आप 5 लाख दिरहम की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, लेकिन अब वहाँ पर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कि वहाँ पर फ्रैक्शनल ओनरशिप ले सकते हैं। मैं 5 लाख दिरहम की प्रॉपर्टी के अंदर 5,000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूँ, और उन इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स भी ले सकता हूँ, रेंटल रिटर्न्स भी ले सकता हूँ। तो अगर फ़र्ज़ करो मेरे पास 5 लाख दिरहम नहीं है, लेकिन मेरे पास 5,000 दिरहम है, तो वो 5,000 दिरहम मैं किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूंगा और मेरे पास एक फ्रैक्शनल ओनरशिप आ जाएगी उसकी। और वहाँ के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको प्रॉपर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आपका नाम होगा कि आपने इस अपार्टमेंट के अंदर पार्टनरशिप की हुई है, और 5,000 दिरहम की पार्टनरशिप की हुई है, उसकी बिहाफ पर आपको रेंटल रिटर्न्स भी मिल रहे होंगे। कल को वो 5 लाख दिरहम का अपार्टमेंट
7 लाख दिरहम का हो जाता है, तो आपको जो पैसे वापस मिलेंगे वो 7 लाख दिरहम के हिसाब से मिलेंगे। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में भी है, लेकिन डरता बंदा ये है पाकिस्तान में लेते हुए कि पता नहीं यार रेगुलेशंस क्या हो उसका। पाकिस्तान में तो यार बहुत ही प्रॉपर्टी का मतलब मैं आपको क्या बताऊँ ना, मेरा हाँ वास्ता पड़ा था अभी। हाँ, तोबा तो लॉस है। इसलिए वहाँ पर ये चीज़ें रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स पे लें, और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स आराम से आपको पता चल जाएगा कि ये रेगुलेटेड है या ये इरेगुलेटेड नॉट रेगुलेटेड है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ मिलती हैं। स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने आप को एजुकेट करें कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। लोग यहाँ पर सट्टा ज़्यादा खेल रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, ऐसा ही और है। इवन बाहर भी खेल रहे होते हैं, ट्रेडिंग ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ें मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता। जो चीज़ भी सोचें लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, और लॉन्ग टर्म के लिए इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर ना जाएं, ईटीएफ्स के अंदर जाएं। वो खैर एक लंबा टॉपिक है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स वहाँ पर बहुत सारे हैं जिसके थ्रू आप वहाँ की स्टॉक मार्केट, यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर जा सकते हैं और अपनी एलोकेशन कर सकते हैं। लेट से 10,000 दिरहम है, आप कह रहे हैं कि 10,000 दिरहम में से मेरे पास 4,000 दिरहम तो लाजमी बच रहे हैं। इन 4,000 दिरहम को मैं कैसे एलोकेट करूँ? लेट से आपने डिसाइड किया हुआ है कि मेरा पाकिस्तान में घर होना चाहिए अब, लेकिन 4,000 दिरहम में महीने के आप साल भी सेव करेंगे ना तो घर नहीं बनेगा। ऐसे ही है। आपको सोचना पड़ेगा 4 साल में कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो 4 साल में हर महीने मैं सेव करूंगा या उन सेव पैसों को पाकिस्तान भेजूंगा, वो भी गलत है, क्योंकि रुपी डिप्रिसिएशन का आपको पता है कि क्या सिचुएशन है। तो आप वहाँ पर रहते हुए ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी कि आप डालें उसको। कोई 4% पे ग्रो कर रहा होगा, कोई 5% पे ग्रो कर रहा होगा, कोई 10% पे ग्रो कर रहा होगा। इन इन वैल्यूज़ के अराउंड आप खेलेंगे। आप कहीं कोई बोलेगा ना आपको कि 20% पे ग्रो कर रहा है, उस पे मैं दिरहम टर्म्स की बात कर रहा हूँ, उस पे ना जाए, क्योंकि जो 20% पे ग्रो कर रहा होगा ना वो रिस्क होगा उसमें बहुत ज़्यादा। और अगर आपने सोचा हुआ है कि आपको आपकी हार्ड एंड मनी है और आप हलाल के पैसों से आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि 4 साल 5 साल 6 साल के अंदर वो अपना घर बना लें, तो वो 20% के चक्कर में आप जो है ना सब कुछ खो सकते हैं। तो क्रिप्टो वगैरह के चक्कर में जो है ना मतलब इस तरह के मसले हो सकते हैं। हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं, नुकसान हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि क्रिप्टो में नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको अपने हिसाब से सोचना चाहिए कि आपने खुद क्या किया हुआ है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ कि वॉरेन बफेट है, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। उसका जो ओवरऑल उसकी एज है मेरे ख्याल से 90 प्लस का है, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट एज क्या है उसकी, लेकिन 90 प्लस की एज में बचपन से वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आज तक का जो उसका क्यूमुलेटिव रिटर्न है डॉलर टर्म्स के अंदर वो 20% का है। तो अगर कोई बंदा 20% का, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस, बिलियन ऑफ डॉलर्स उसकी एसेट के अंदर आते हैं जो वो मैनेज कर रहा होता है, अगर वो बंदा क्यूमुलेटिवली 20% एनुअली पे ग्रो कर रहा है, तो आपकी क्या औकात है कि आप सोचेंगे 20% से ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आप 1 साल कर लेंगे 20%, हो सकता है 1 महीने कर लें 20%, लेकिन अगले महीने क्या होता है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में देखना पड़ता है ना। आपने 20% आज कर लिया, कल -20 हो जाएंगे, फिर आप 40% हो जाएंगे। इस तरह करते करते कोई फायदा नहीं है, आप इवेंचुअली शायद नेगेटिव में जा रहे हो। तो इसलिए अगर आपको सस्टेनेबली करना है तो वो छोटी वैल्यू पे सोचें, लेकिन उसको कोशिश करें कि कंसिस्टेंट रहें उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। यार देखें, इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हो रही है ना, कि देखें वही वाली बात कि लुब्बे लुबाब जो बात का था, जो मकसद था वो यही था कि इंसान 2 पैसे जब ज़्यादा कमाते हैं ना तो अपने ख़र्चे बढ़ाता है। हाँ। उस ख़र्चे बढ़ाने से बेहतर है कि इंसान जो है ना वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करे और दिमाग लगाए, ताकि वो ख़र्चे आप खुल के कर सकें एक टाइम पे आके। ये ना समझे कि आप यहाँ पाकिस्तान में 1 लाख पे जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे आपकी 4 लाख हो गई। हाँ, 4 लाख नहीं हुई है वो, 4 यही भी लाख 8 लाख हो गई है। एग्जैक्टली। हाँ ठीक है ना, तो 4 लाख बड़े नहीं है, वो 4 लाख आपको उस मुल्क के हिसाब से मिले। हाँ। ठीक है ना, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें 2 चीज़ें मैं बोलूँगा। एक तो ये कि मेरा एक अभी एक्सपीरियंस हुआ रिसेंटली, जब मैं गर्मियों में आया हुआ था, तो एक साहब थे हमारे जानने वाले, उनके पास यहाँ की बड़ी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है। तो अब उन्होंने कैसे ली हुई है मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी सैलरी मुझे पता थी। तो मैंने कहा यार पता नहीं कैसे ली हुई है। अब उनके घर का ये हाल था कि बच्चे उनके बेचारे थे, वो गर्मियों में बगैर एसी के सोते थे, लेकिन गाड़ी उनके पास फॉर्च्यूनर थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यार अपनी फैमिली को थोड़ा सा सुकून दें, एसी वेसी चलाएं अगर आप चला सकते हैं। ये आपका जो सुकून, आपका इन्वायरमेंट होता है, आपको क्रिएटिविटी लेकर आता है, बिल्कुल और ऐसे ही उससे है। आप बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। ये मतलब गाड़ी से फ़र्क नहीं पड़ता कि और गाड़ी मोबाइल आपको, से भी नहीं पड़ता, और मोबाइल से भी नहीं पड़ता। डायरेक्ट आईफोन वहाँ मिल जाता है ना हाँ, किस्तों पे, तो हर किस्तों में किसी के मिल पास हाँ, आईफोन बिल्कुल टॉप ऑफ द ब्रांड चल रहा होता है, बिल्कुल वो बिल्कुल। जो लेटेस्ट मॉडल होता है। हाँ नहीं हाँ। अच्छा यार, इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, देखें अच्छा इन्वेस्टमेंट। सॉरी, मैं एक और चीज़ बोलूँ, हाँ। वहाँ पर आपको टैक्स भी नहीं पड़ता। आप कनाडा जाएंगे ना, उतनी ही सैलरी पे 40% टैक्स बनेगा। 40% है तो मैं सबको बोलता हूँ कि आप 40% अपना आराम से काट दें। अगर उस स्लैब में आ रहे हैं आप, तो 40% तो आप वैसे ही काट दें। उस पर लोग कहते हैं कि यार बहुत सारे खर्चे होते हैं वहाँ पर, कनाडा में स्कूलिंग फ्री होती है, हेल्थ केयर फ्री होती है, लेकिन उसके भी मैंने बहुत सारे रीजंस बताए हैं कि आपको अपना टैक्स स्लैब रखना है। क्योंकि जो मुल्क, वेस्टर्न मुल्क में जाकर आपको 40% टैक्स पड़ रहा है या 30% पड़ रहा है, वही चीज़ आपको एटलीस्ट करनी है और उसके बाद भी सेविंग करनी है। तो ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी
पड़ती है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ना बढ़ाएं, और वहाँ जाकर अगर आपको टैक्स फ्री मिल रही है तो उसको टैक्स फ्री ना समझें, क्योंकि अगले दिन आपके जॉब खत्म भी हो सकती है। बिल्कुल तो ऐसे वो ही उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखना है, ऐसे चाहिए। ही ऐसे ही है। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें ना, दुबई में बहुत सारे लोन की फैसिलिटीज़ हैं और आपको जो है ना फंड्स मिल जाते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं ज़रा लोगों को कि कोई बंदा जैसे उसकी अगर इतनी सैलरी है 10-12 हज़ार, तो उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में या लोन की फॉर्म में, या होता है ना वो जो मॉर्गेज मिल जाता है पूरा। बिल्कुल। तो यार देखो, मैंने जो अपना घर बनाया था ना, अगेन वो भी लोन पे ही बनाया था, पाकिस्तान का पाकिस्तान का घर, दुबई से लोन लेके दुबई से लोन चेक लेकर। कर रहे हैं आप? हाँ चेक कर रहे हैं आप? क्योंकि गुड गुड गुड, अच्छा है ना यार। क्यों अच्छा, वो टाइम थोड़ा सा डिफरेंट था, उसमें डिवैल्यूएशन उस तरह से तो नहीं हो रही थी, होती हमेशा पाकिस्तानी रुपये में डिवैल्यूएशन है। अब मैं सोचूं पीछे बैठकर तो शायद मेरा डिसीजन उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि अपना पर्सनल घर के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लगाना भी मेरे ख्याल से कोई इतनी अच्छी अक्लमंदी की बात नहीं है। लेकिन जिस ज़माने में हम गए थे, उस ज़माने में जितना समझ में आ रहा था हमने उतना किया था। मैंने 2 साल बाद एक लोन ले लिया था, तीसरे साल मेरे पास मेरा घर मौजूद था, चौथे साल मैंने वो लोन पे ऑफ भी कर दिया था, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़े लोन पे बिलीव नहीं करता। थोड़ा बहुत मेरे पास पैसे थे और थोड़ा बहुत मैंने लोन लिया था। कोलैटरल मैं हमेशा रखता हूँ। कोलैटरल क्या चीज़ होती है कि जिस टाइम पे मैंने लोन लिया था ना, अब मेरा थॉट प्रोसेस समझो ज़रा, कि मैंने जब लोन लिया तो 2 साल बाद मैंने लोन ले लिया था, लेकिन मैंने दिमाग में ये था कि 3 महीने बाद मेरी जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, मुझे ये लोन पे करना है। तो उसके लिए मेरे पास था गाड़ी, जो होंडा सिविक मैंने बताया था, वो मैंने अपनी कैश पे ली थी। तो वो मैं 3-4 महीने 5 महीने बाद मैंने कैश पे गाड़ी ले ली थी। मेरे पास ये था कि यार 3 साल बाद 2 साल बाद जो मैं लोन ले रहा हूँ, वो गाड़ी मेरे पास एक मेरा एसेट है जो मैं स्ट्रेट अवे बेच सकता हूँ। प्लस मेरे पास एक प्लॉट भी मौजूद था पाकिस्तान के अंदर जो मैं बेच सकता था, जो मुझे पता था उसकी एक कॉस्ट है। प्लस जब मैं यूएई में काम करता हूँ तो मेरे पास ग्रेजुटी एक बन रही होती है, तो 2-3 साल की ग्रेजुटी भी मौजूद थी। तो मैं ये कैलकुलेट कर रहा था कि अगर ये लोन मैं 6 महीने सस्टेन कर लेता हूँ ना, फिर मुझे ये सारे एसेट्स बेच दूंगा ना, तो मेरा लोन पूरा हो जाएगा, मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा, मेरा घर मौजूद होगा। फिर क्या हुआ कि 6 महीने और गुजरे, 6 महीने फर्दर गुजरे, तो मैंने कहा चलो मैं गाड़ी बेच दूंगा, मेरा प्लॉट शायद बच जाएगा। फिर 6 महीने फर्दर गुजरे तो मैंने कहा अब तो गाड़ी भी बच जाएगी, अब सिर्फ ग्रेजुटी आएगी और मेरा लोन पूरा हो जाएगा। फिर फर्दर 6 महीने गुजरे तो लोन वैसे ही पूरा हो चुका था। तो जो भी लोन लें, अच्छा लोन लेना, क्रेडिट कार्ड लेना, ये सारा कुछ बहुत आसान है वहाँ पर। आपको हर बंदा, आपकी नॉर्मल सी सैलरी भी होगी ना, 3,000 दिरहम भी सैलरी, 3,000 तो शायद नहीं, 5,000 दिरहम भी सैलरी होगी ना, तो आपको क्रेडिट कार्ड तो ऑफर हो जाएगा। थोड़ा से पैसे और ऊपर होंगे तो आपको लोन भी ऑफर हो जाएगा, लोन मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट्स भी कम होते हैं, ज़्यादा वो भी नहीं होते। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो इंटरेस्ट रेट्स और कम हो जाएंगे। ये भी है कि अगर आपकी अच्छी जॉब है, अच्छी कंपनी है, अच्छी प्रोफाइल है, अच्छी सैलरी है, तो उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट्स कम मिल रहे होंगे। तो एक तरह से जो बंदा ऑलरेडी अच्छा कमा सकता है, अच्छी उसकी स्टैंडिंग है, उसको बैंक्स भी समझते हैं और उसको इंटरेस्ट रेट्स कम दे रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी आपको। लेकिन आपको लोन किस लिए लेना है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सोचें कि आपको लेट्स से क्रेडिट कार्ड लेना है जस्ट बिकॉज आपको कोई बाहर का ट्रिप लगाना है। लोग इस ट्रैवलिंग के लिए भी ले रहे होते हैं लोन। पाकिस्तान में घर लेना है, मेरे ख्याल से वो एक अच्छा डिसीजन है। लेकिन अब मैं 10-15 साल पहले मैंने खुद भी किया था ये, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि शायद वो उतना अच्छा डिसीजन नहीं होता, उससे बेहतर डिसीजन हो सकते थे। लेकिन किसी के पास अगर अपनी और कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा तो उसके लिए ये अच्छा ऑप्शन है कि वो ये काम कर सकता है, क्योंकि एक एसेट ही बन रहा है, इवेंचुअली कुछ ना कुछ वो देकर जाएगा। तो लोन इस तरह से लें कि आपको पता हो कि आपको इसको पे ऑफ कैसे करना है। जैसे मैंने कहा ना कि वर्स्ट केस में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है उसको पे ऑफ करने के लिए, तो वो कैलकुलेशन आपके दिमाग में ऑलरेडी होनी चाहिए। प्लस ये कि अपनी सैलरी के हिसाब से लोन लें, मतलब आपको जो बैंक देगा ना लोन, वो भी आपकी सैलरी देख कर देगा कि आपकी डिस्पोजेबल है, क्योंकि वो ये पूछते हैं आपसे कि आपके कितने बच्चे हैं, आपकी और क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, उसके हिसाब से वो आपको लोन सैंक्शन करते हैं। कभी कभी लोग झूठ बोलते हैं उसके अंदर, तो मेरे ख्याल से झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपनी चादर देख के पैर फैलाना चाहिए कि जितना आपको समझ में आता है उतना ही लोन लें, उससे ज़्यादा न लें। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड के अंदर मैं एक टेक्निकल चीज़ बताता हूँ कि लेट्स से मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं और उनकी लिमिट्स हैं, मैं कहता हूँ कि 10-10 हज़ार दिरहम सबकी लिमिट्स हैं। तो जब मैं लोन लेने जाऊँगा ना तो वो लिमिट्स काउंट हो जाएंगी। तो अगर आपको लोन लेना है और आपने सीरियस होकर सोचा हुआ है कि मुझे किसी अच्छे पर्पस के लिए लोन लेना है, तो अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट या तो कम कर दें या उन क्रेडिट कार्ड को ख़त्म कर दें, एक आध क्रेडिट कार्ड रखें अपने पास। उससे ये होगा कि आपकी लिमिट जब लोन लेने जाएंगे तो उसकी लोन की लिमिट बढ़ जाएगी। 50,000 दिरहम का मांगा है तो आपके एटलीस्ट 30,000 दिरहम पहले से यूज़ नहीं हुए जो कि क्रेडिट कार्ड में नजर, हालांकि आपने कोई यूज़ नहीं किया हुआ वो, हाँ। लेकिन वो आपकी उसमें आ रहे होंगे, जो हिस्ट्री है ना उसके अंदर नजर आ रहे होंगे। तो या तो उसकी टेक्निकल मसला है। हाँ, ये बिल्कुल, ये उसके लिए आपको पहले से काम करना पड़ेगा क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड कैंसिल कराएंगे उसमें भी टाइम लगता है। फर्ज करें आपने लोन सोच लिया एकदम से लेना है आपको और अच्छी काम के लिए लेना है। मैं अगेन बार बार इसलिए बोल रहा हूँ अच्छा काम, क्योंकि लोन कुछ लोग बहुत गलत काम के लिए लेते हैं और वो उनको मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ
चले मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए जो लोग करते हैं ना, बिल्कुल भी गाड़ी लेने के लिए, गाड़ी लीज पे लेने के लिए चलें, गाड़ी वो भी एक तरह से सेंस बनता है कि वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो जब पाकिस्तान में आप गाड़ी लेते हैं उसका 20-25% का जो है ना वो रेट पड़ रहा होता है आपको, इंटरेस्ट रेट। वहाँ पर यूएई के अंदर आपको 2%, 3%, 4% के ऊपर भी गाड़ी मिल जाती है। तो उसके लिए लोन ना लें, गाड़ी लीज करवा लें, कैश पे भी शायद गाड़ी ना लें, क्योंकि मैंने ये गलती भी की। मैंने शुरू में बताया था ना गाड़ी कैश पे ली थी, अब मैं सोचता हूँ वो गलती थी, क्योंकि वो मुझे लोन बहुत सस्ता पड़ा था, 2% इंटरेस्ट रेट पे पड़ा था, जो कि मुझे जब मैं इन्वेस्ट करता वही पैसे, तो मुझे उससे ज़्यादा के पैसे इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल जाते। तो वो मेरा एक गलत डिसीजन था। लेकिन अगेन वो मेरा डिसीजन था उस टाइम पे, जिस तरह मैं सोच रहा था शायद मैं अपने हिसाब से सही कर रहा था। आज मैं किसी को बोलूँ तो मैं शायद ये ना बोलूँ कि अपने गाड़ी कैश पे ले, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आपकी औकात सिविक की है और आप BMW लेने जा रहे हैं, तो वो चीज़ भी, या आपकी औकात लेट से यारिस की है तो आप जो है ना सिविक लेने जा रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो आपको अपने हिसाब से चलना चाहिए। लोग कहते हैं कि जो मेरे जो रियल एस्टेट में लोग हैं वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। मैं कहता हूँ यार ऐसी बात नहीं है। रियल एस्टेट में कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि लोग अच्छी गाड़ियाँ रखते हैं, क्योंकि जब क्लाइंट्स को साथ में बिठाते हैं तो वो एक अच्छी वाइब आती है, वो फिर उसके हिसाब से। बिल्कुल। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं रियल एस्टेट के अंदर जो कि नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं और अच्छी डील्स करते हैं। और उसके बाद मेरी एक पॉडकास्ट है, उसमें मैंने रियल एस्टेट के एक एजेंट से, काफ़ी अच्छे रियल्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर या और भी कुछ इस तरह के वो होते हैं प्रोफेशंस, उसमें आपकी इनकम कंसिस्टेंट नहीं होती है। आपको इस महीने लेट से 10,000 दिरहम का कमीशन आ गया, अगले महीने 20,000 का आ गया, उसके अगले महीने 1 लाख का आ गया, और अगले 3 महीने कुछ भी नहीं आया। तो फिर क्या करते हैं? तो वो कहते हैं भाई मेरे पास 3 साल के एक्सपेंसेस का खर्चा होता है, तो मैं ऐसे नहीं करता, क्योंकि फिर वही लोग सस्टेन कर सकते हैं। वरना ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि एक पहला कमीशन आया और उन्होंने गाड़ी निकाली अच्छी सी, सिर्फ इसलिए कहते हैं कि वो जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता यार। वो भी एक टाइम पे एक सिनेरियो के ऊपर जाके कॉम्प्लीमेंट करता है। ये सिनेरियो भी मैं मानता हूँ कि ये एग्जिस्ट करता है और ये काम भी करता है, बिल्कुल एक पर्टिकुलर सिनेरियो के ऊपर आके। बिल्कुल। एनीवे खैर, तो भाई लुब्बे लुबाब बात कही है कि इन्वेस्टमेंट आप करें, देखभाल के करें। और दूसरी बात, जब अगर आपको इन्वेस्टमेंट इतनी आसानी से वहाँ मिल सकती है ना, चाहे लोन हो, चाहे क्रेडिट कार्ड्स हों, कुछ भी फैसिलिटीज़ हों, तो उस पर आपने जो है ना ध्यान लगाना है। जज्बात में आके ये नहीं करना कि यार मैं अब ये कोट पहन लूँगा तो ये गाड़ी रख लूँगा और इसके लिए मुझे ये मिल रहा है तो अब मैं सारे शौक पूरे करूँगा। खुदा ना खासा जब वो गले पड़ते हैं ना, तो अब लगता है सीधा ट्रैवल बैन। बिल्कुल। कि आपको एक मुल्क में छोड़ दिया, अब आप खुद ही रहो, अब आप क्या करोगे? आपको जेल में डाल देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यार मैं ये बात ऑन कैमरा इसलिए नहीं बोल सकता, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को वो लोग देखें जो उसके रिलेटिव्स हैं। लेकिन मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ जो ट्रैवल बैन भी लगा हुआ था और उसके डिपोर्टेशन ऑर्डर भी थे, दोनों एक साथ थे, और दोनों अलग अलग रीजन से थे। मैं नहीं बता रहा वो, लेकिन ये कि अगर आप सोचें आप कहाँ फंसा है वो, बिल्कुल ऐसे उसके वो दुबई में बाहर भी नहीं निकल सकता क्योंकि डिपोर्टेशन ऑर्डर है, और डिपोर्ट इसलिए नहीं हो सकता कि ट्रैवल बैन है। अब वो एक जगह पर फंस गया है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। तो आप ऐसी कंडीशन में ना, और ये सिर्फ और सिर्फ लोन्स की वजह से। वही वाली बात है ना, एक मुल्क में आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पैसा है और ये दे भी रहे, तो हम ले लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप ना अपना यहाँ बैठ के और आप स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, और खुद भी आप फंसेंगे और दूसरों को, पाकिस्तानियों के नाम मेरे पास इतने मौके थे यार कि मुझे वहाँ पे लाइक मेरी प्रोफाइल भी अच्छी थी, गोल्डन वीज़ा था, तो उस पर मुझे काफ़ी कुछ मिल सकता था, बट मैंने नहीं किया। मैंने कहा यार मेरा अभी कोई विजन ही नहीं है यहाँ पे कि मैंने फैमिली को, ठीक है मैं स्लो अपना मतलब सेटअप कर रहा हूँ वहाँ पे, बट इस पे मैं बहुत टाइम के बाद सोचूंगा, क्योंकि भाई किसी का भी पैसा हो, आपको मिलना आसान है लेकिन झुकाना है आपने, बिल्कुल चुकाना है कि यार आपने देना भी है वापस ना, तो ये सोच लेना इंसान तो वैसे ही डर गया। बिल्कुल। और बैंक्स जब लेने पे आते हैं ना, वो आपको नहीं छोड़ते, वाकई में ले लेते हैं। मतलब आप उस मुल्क से भाग जाएंगे, लेकिन वो आपको ऐसा कर देंगे कि फिर आप उस मुल्क में वापस कभी नहीं आ सकते। वाकई में। तो इसलिए जो है वो कभी भी ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल। एनीवे, अच्छा भाई, गोल्डन वीज़े का आजकल बड़ा एक शोर मचा हुआ है, सबको गोल्डन वीज़े मिल रहे हैं लोगों को ना। तो आप पहले थोड़ा सा मुझे बताएं कि जैसे बिजनेस साइड पे या एक जनरल जो बंदा जॉब कर रहा है वहाँ पे ना, उसको गोल्डन वीज़ा मिलने के लिए क्या क्राइटेरिया है, फिर मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस थोड़ा बताऊंगा। हाँ, मुझे पूछना भी था कि यार मुझे, चलो मैं ये बताता हूँ गोल्डन वीज़े का। पहले एक तो गोल्डन वीज़ा है बहुत ज़बरदस्त चीज़, सही है। 10 साल का वीज़ा मिल जाता है आपको, यूएई में रहें ना रहें, आपको आने जाने का मसला नहीं है। 6 महीने का वो चक्कर भी नहीं है कि 6 महीने बाद आपको जाना है, आपको मिला हुआ है वो वीज़ा। प्लस ये कि आप एक तरह से, जो कभी कभी होता है ना कि जैसे पाकिस्तानियों के वीज़ों पर बैन हो गया कभी, तो अगर उस टाइम पर आप अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं तो आपको ये डर नहीं होगा कि यार ये ना हो कि मैं जॉब यहाँ पर रिज़ाइन करूँ, वहाँ पर पता चला बैन लगा हुआ है और मैं कोई जॉब चेंज ना कर दूँ। आपको वीज़ा आपके पास मौजूद है, आपका वर्क परमिट चेंज होगा सिर्फ, ठीक है। बहुत फ़ायदे हैं गोल्डन वीज़ा के।
अच्छा, अब उसमें आते हैं कि ये मिलता कैसे है। तो मिलने के लिए जो है ना, जो मुझे 2-3 रास्ते पता हैं। एक तो ये कि आपकी सैलरी 30,000 दिरहम से ऊपर की होगी ना मंथ की, ठीक तो है, आपको गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर सकते ये हैं। कोई भी आम कोई आदमी भी हो सकता बंदा है। 30,000 दिरहम से ऊपर की सैलरी हो, बस उसको ये होगा कि 6 महीने से ऊपर की वो स्टेटमेंट दिखाएगा अपनी, मतलब और 6 महीने गुजर चुके हैं 6 उस महीने सैलरी गुजर गए, इंक्रीमेंट हाँ को, हाँ, और सही है। प्लस एक कोई लेजिट कंपनी हो, वो उसको मिल जाएगा गोल्डन वीज़ा। और इसके अलावा ये कि अगर आप 2 मिलियन दिरहम से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे वो ऑफ प्लान हो चाहे वो रेगुलर प्रॉपर्टी हो, उसके अंदर आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। जब तक सही कि वो है। प्रॉपर्टी रहेगी, आपको गोल्डन वीज़ा का आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, आपके पास रहेगा वो। इसके अलावा डॉक्टर, जब कोविड हुआ था, तो कोविड असल में कोविड के बाद स्टार्ट हुआ था। सही तो है। कोविड में के टाइम पे डॉक्टर्स को उन्होंने कहा था कि सबको गोल्डन वीज़ा उन्होंने दिया था। 10 साल का। जितने भी फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर थे, 10 साल का गोल्डन वीज़ा उनको दिया था। उनके स्पाउस को भी दिया, उनको भी दिया था, उनकी फैमिली को भी दिया था। अच्छा, ये ना इंडिपेंडेंट वीज़ा होता है, इसमें ये होता है कि आप कहीं पे भी जॉब भी कर सकते हैं, आप अपना हाँ, कारोबार भी कर ये सकते हैं, कुछ ये भी कर एक्चुअल सकते में हैं। आज़ाद वीज़ा है। ये असल में ये ये है एक्चुअल ये है आज़ाद आज़ाद वीज़ा। वीज़ा। हाँ ये तो है। इसमें बस ये है कि वर्क परमिट चाहिए होगा आपको, वो हाँ, वो कंपनी दे देगी, वो इतना मसला नहीं है, आप कहीं भी वरना काम। इसका फ़ायदा ये है कि आपको वीज़ा बार बार नहीं अप्लाई करना, आप हाँ जाओ घूमो फिर आ जाओ। हाँ, मतलब मुझे भी दोस्त, अब क्या होता था कि लेट से मुझे कहीं का वीज़ा अप्लाई करना है, या मैं यूके जाना चाह रहा हूँ, मुझे यूके का वीज़ा अप्लाई करना है। मैं यूएई में रहते हुए मेरे 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए कम से कम, कि मैं किसी और जगह का वीज़ा अप्लाई करूँ। मैं इवन ओमान भी जाना चाहता था ना, तो उसमें भी मसला होता था। तो अब क्या होता है कि अब मुझे ये मसला नहीं है कि मैं कहीं का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ये सोचना पड़ रहा है कि यार मेरी कितनी वैलिडिटी, या मेरी फैमिली मेम्बर्स की। बिल्कुल मैं ऐसे ही है। लिटरली हमारा प्लान ही खत्म हो जाता था, क्योंकि अब 2-2 साल के वीज़ा लगते थे। मेरी फैमिली का लेट से इस साल लगा है, मेरा 6 महीने बाद लगा है। अब मेरे पास सिर्फ 1 साल का ये पीरियड है जब मैं किसी और जगह का वीज़ा अप्लाई कर सकता कर हूँ। सकता हूँ अगर अपना। उसका बाद हो गया ना, तो या तो मेरा 6 महीने की वैलिडिटी रह जाएगी या उनकी रह जाएगी। तो इसकी समझ वजह गया से मैं। ये मसला था, अब वो मसला ख़त्म हो जाएगा। ये गोल्डन वीज़ा की वजह से वो मसला ख़त्म हो गया। तो गोल्डन वीज़ा के बहुत फ़ायदे हैं। अच्छा, उसमें मैंने जैसे बताया कि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के भी लगे थे। कुछ इंजीनियर्स की केसेस में भी जो है, वो अगर डिग्री की वेरिफिकेशन करवाते हैं, वो इक्वलेंसी निकलवाते हैं, वो भी उस केस में भी लगते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मुझे फैसिनेटिंग लगता है, बहुत सारे एक्टर्स को मैंने देखा है गोल्डन वीज़ा लेते हुए, क्रिएटर्स को, यूट्यूब क्रिएटर्स को देखा है लेते हुए। तो वो मुझे नहीं पता, वो मुझे पूछना भी था तुमसे कि वो किस तरह से मिलता अच्छा है। भाई देखें, हुआ ये कि मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था कि मुझे तो जुगाड़ पे मिला। अच्छा। जुगाड़ क्या थी, नाज समिट हो रही थी ना, बिलियन समिट, हाँ वहाँ पे जो इवेंट हो रहा हाँ था, हाँ। पूरी दुनिया से क्रिएटर आए हुए थे। हम्म तो पाकिस्तान से कोई स्पीकर पे तो नहीं था, लेकिन ये कि हमारे वहाँ पे जान पहचान थी हमारी। हम्म तो हमें ना एक अच्छा एक्सेस मिला हुआ था +1 का, कि जो हम क्रिएटर्स के साथ ना, जो हमारे स्पीकर्स होते हैं सारे, उनके साथ हम चिल करें पीछे ना, बिहाइंड द कैमरा और बिहाइंड द स्टेज, सारा एक्सेस था हमारे पास। हम्म तो वहाँ पे ना एक इनकी यूएई की मीडिया की हेड है कोई, या वाइस प्रेसिडेंट है, आलिया अल हम्मादी, हम्म उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो भी कैसे हुई कि उससे पहले वाले इवेंट में मैंने उनकी ना एक तकरीर सुनी हुई थी, और वो बड़ा ना उनका एक विजन था ज़बरदस्त यूएई को लेके ना, कि एक लैंड जो है ना, ये क्रिएटर्स के लिए हमने ओपन रखी हुई है, और जो भी आना चाहे हम उनको फैसिलिटीज़ देंगे ना। तो मैंने वो सुनी थी, मुझे बड़ी ना दिल को लगी थी उनकी बात ना। अब देखें, ये वहाँ की मिनिस्टर है, एक वहाँ की एक पॉलिटिशियन है, हम्म उसकी एक तकरीर एक आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मैंने कहीं से भी उनकी कंट्री से बाहर से आके मैंने सुनी, मेरे दिल को लगी, और मुझे एक उम्मीद जागी कि यार ये बंदी है, इसने जो कहा है ना, ये कर भी सकती है शायद ना। तो बस मुझे मौका मिला एक 5 मिनट का उनके साथ खड़े होने का। हम्म तो दानियल मेरे साथ था, तो ना मैं खड़ा हुआ वेट कर रहा, और भी मिनिस्टर्स वगैरह वहाँ पे काफ़ी थे ना। तो दानियल ने मुझसे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे। मैंने बोला यार मैं वेट कर रहा हूँ, इनसे मुझे बात करनी है। अच्छा। कह रहा पागल हो गए हो, क्या बात करोगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, बस हाँ मुझे मिलना है इनसे ना। हाँ तो मैं उन मिनिस्टर के पास गया, मैंने बोला हाय मैम, मैं ये हूँ, और इस तरह का मेरा ये सीन है, और मेरी ये प्रोफाइल है, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा नाम है। उससे पहले पता था कि गोल्डन वीज़ा कोई चीज़ है, या हाँ हाँ हाँ, अच्छा मुझे पता उसी सब वो कुछ। था माइंड में? नहीं नहीं, गोल्डन वीज़े का तो कुछ था ही नहीं मेरे दिमाग में। अच्छा, गोल्डन वीज़ा तो मैं लेने भी नहीं गया था तो भाई। क्या मतलब ऐसे ही गए थे? सर मैं तो गया हूँ मिलने के लिए, अच्छा। और मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। मतलब मुझे सिर्फ अपना, वो कहते हैं ना, एक इंसान के अंदर अपनी कुछ एनर्जीज होती हैं, हम्म उस पर उसको बड़ा एतमाद होता है, बड़ा भरोसा होता है। तो अब आप सोचें, यूएई की प्रेसिडेंट है वो, मतलब वाइस प्रेसिडेंट है मीडिया की, हम्म कि इवन के शाहरुख खान की भी कोई एक्टिविटी हो रही है ना, तो वो उनके साइन के बगैर नहीं होगी। हम्म वो खड़ी है मेरे सामने कोई 20 कदम के फासले पे, और मैं वेट कर रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। और मिल के क्या बात करूँगा मुझे नहीं पता। खैर मैंने, जब वो फ्री हुई ना, तो मैंने बोला हाय मैम, हम्म ये मैं ये हूँ, और मैं आपसे बस 5 मिनट चाहता हूँ। उन्होंने बोला हम्म जी जी बताएं। तो मैंने उनको कहा कि देखिए जी, मैं यूएई ना तकरीबन 10-12 साल से आ रहा हूँ, और मैंने आपकी गवर्नमेंट के लिए भी एक प्रोजेक्ट किया हुआ था उस वक्त ना, रिसेंटली हमने किया था। हम्म तो इस तरीके से हमने काम भी काफ़ी किया। बस मैं ये चाहता हूँ यार, कोई यूएई हमें क्या सपोर्ट कर सकता है, हम्म हमें क्या फैसिलिटीज़ दे सकता है कि हम यहाँ पे खुल के काम करें। और मेरे दिल में सिर्फ ये था कि यार मुझे जो डर होता है ना हमेशा यूएई में, कि यार कैमरा लेके आप बाहर नहीं निकल सकते, फ़ाइन हो जाएगा, हाँ। तो मुझे वो डर निकालना था अपना। अच्छा। तो मैंने कहा कुछ बताएं मैम, हमें गाइड करें, हम आते हैं, हम पूरी दुनिया में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हम यूएई एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिक्योरिटी है, ये है, वुमेन की बात करते हैं कि हम वुमेन्स को प्रोटेक्ट करते हैं,
तो इन चीज़ों को हम दिखाना चाहते हैं ना। तो उसने सिर्फ एक सवाल मुझसे किया, ओके अभी आप कौन से वीज़े पे हैं यहाँ पे? मैंने बोला विजिट पे आए हुए हैं। अच्छा। नहीं सॉरी, मेरे पास अपना वीज़ा हो चुका था, सॉरी नहीं, विजिट पे था मैं उसका। तो कह रही ओके आप एक काम कीजिए, आपने अप्लाई किया है गोल्डन वीज़े के लिए? मैंने कहा नहीं। तो कह रही ओके आप जैसे ये, उसने अपना कार्ड दिया विजिटिंग कार्ड। अच्छा, उसने प्रोफाइल देखी थी? नहीं उनको मैंने सिर्फ थोड़ा सा बताया था अपना ना, लाइक YouTube दिखाया मोबाइल था? में, हाँ मैं वो ऑन था मेरे पास अच्छा, ना, तो अच्छा। मैंने उनको बताया कि ये मेरा है हाँ। और ये ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो है ना 6 मिलियन की बनती है। दानियाल भी था साथ मेरे ना। तो उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया, उन्होंने कहा आप अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे ईमेल करें। मैंने एक हफ्ता ऐसे ही, मैंने कहा छोड़ो यार, पता नहीं इतनी बड़ी वो कहाँ रिप्लाई करेंगी, फिर भी मैंने कर दी। अब जब मैंने की ना तो उनका रिप्लाई आया विदिन 10 डेज़। अच्छा। और फिर उन्होंने मुझे कनेक्ट कराया अपनी असिस्टेंट से, मेरी उनसे बात हुई, फिर उन्होंने जो है डॉक्यूमेंट्स मज़ीद मांगे, दानियाल की प्रोफाइल मांगी, मेरी हुई। तो तकरीबन 3 महीने तक तो मैं उनके पीछे पड़ा रहा कि भाई क्या अपडेट है। उन्होंने कहा कि प्रोसेस में दे दिया है हमने, हमारा क्या है कि कोटा है 100 लोगों का, 100 क्रिएटर्स को हम देंगे नया गोल्डन नया वीज़ा। आया था ना वो? पूरी दुनिया में से 100 क्रिएटर्स को कोटा देंगे। उनकी जो ओके। कंपनी थी वो प्राइवेट सेक्टर था, हम्म। विजनर्स के नाम से। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है ना मेरा प्रोफाइल डाल दिया। मुझे उम्मीद ही नहीं कि यार वो गई होगी नहीं गई होगी, वो पाकिस्तानी थिंकिंग। तो मैं अपना वीज़ा दूसरा ले चुका था, अपनी कंपनी का दूसरा ना। तो मैं तो खैर काम वाम कर रहा था, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। अचानक से मुझे एक दिन ना कॉल आती है, कहते हैं कि मंसूर आपका जो है ना इस तरीके से पाकिस्तान आपका, में कॉल आती है? नहीं मैं उधर ही था अच्छा, दुबई उधर में। ही थे? तो नंबर भी लोकल दिया हुआ था मैंने, तो हाँ। उनको कॉल आती है, कहते हैं कि भाई आपकी ना गोल्डन वीज़े की एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है और ये चीज़ है, अब आप विदिन 3 मंथ्स या 4 मंथ्स जो है ना आप इस प्रोसेस को कर लें कंप्लीट। उसमें आपने अपना जो है ना वो मेडिकल करवाना है जाके, जो भी वट था ना, एमरेस्ट आई डी वगैरह चेंज होनी है। तो वो मैंने किया सर, 3 दिन लगे, ख़त्म हो गया, मिल गया। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार वाकई में उस मिनिस्टर ने जो मुझे 5 मिनट दिए थे ना, कि यार उसने मतलब जो बात कही ना उसकी वैल्यू थी। ऐसे ही नहीं हवा में कि यार कोई बंदा मुझे रैंडमली मिल गया, अपने आप को बता रहा था कि मैं क्रिएटर हूँ। उसने, उसको वैल्यू थी इस चीज़ की जो मैं कह रहा था। मतलब अगर वो नहीं भी करती तो मुझे दुख थोड़ी होता, क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस बचपन से यही रही है। हम तो यही माहौल पाकिस्तान में देखते आए ना कि कोई बड़ा आदमी मिला, उसने कोई आसरा या कोई एक कहते ना कि उम्मीद दी, और बाद में गायब हो गया। तो हमें तो आदत है, हमें तो बुरा भी नहीं लगता भी है। तो मुझे शायद उस पर भी ना लगता, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार एक इतनी बड़ी मिनिस्टर एक रैंडम किसी बंदे से मिलके उसको देखा, उसकी बात सुन के समझा और दे दिया। भाई जो भी कर सकती थी उसके बस में था। यार असल में कि उन यार लोगों की वाह, जो जजमेंट है ना बहुत ज़बरदस्त है। तो वो देख लेते हैं कि जो ना क्या चीज़ सही है क्या चीज़ एग्जैक्टली नहीं उनको है। वैल्यू पता है ना। अब आप ये देखेंगे वहाँ पे जो बिलियन समिट हुआ था, उसके अंदर पूरी दुनिया से क्रिएटर बुलाए गए थे, और उसका ऑब्जेक्टिव पता है क्या था? कि उस एक छत के नीचे ना क्रिएटर्स की इतनी बड़ी आर्मी होगी कि सबकी कुल मिला के जो सब्सक्रिप्शन है वो 1 बिलियन बनेगी। अच्छा, तो ये ये था ना उसका अच्छा अच्छा ऑब्जेक्टिव। अच्छा तो पूरी अच्छा। दुनिया से ऐसी ऐसी जगहों से लोग आए हुए थे जिनसे मैं मिला हूँ, कि जिनसे शायद मैं ज़िंदगी में कभी दोबारा वैसे ना मिल सकूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आप सोचें ना यार, मतलब इतना बड़े लेवल पर उनका विजन है। ये इंडस्ट्री को देखते हैं, हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। हमारी तो पता नहीं क्या समझते हैं कि यूट्यूबर है तो पता नहीं क्या है, तो भाई ये। लेकिन बात ये कि उनका विजन अलग है। वो भी पैसे कमा रहे हैं, वो भी मिलियन ऑफ डॉलर्स बना रहे हैं, बट उनका विजन बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि भाई इनको आपने ग्राउंड दे दिया ना खेलने के लिए, तो ये आपके तो मुल्क में ऑटोमेटिकली आपका जो वो ब्रांड है ना यही लोग ऊपर लेके चले भाई जाएंगे। ब्रांड, मुल्क का जो ब्रांड है वो कौन दिखाता है? वो यही तो दिखाते हैं ट्रैवलर्स, यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स के भाई इस मुल्क में ये स्पॉट्स हैं। आप देखें ना कि दुबई में कितनी सारी फैसिलिटीज़ है, आपको और मुझे कैसे पता चलती है? कोई ना कोई यूट्यूबर जाता है, कोई या ना कोई इंस्टाग्राम, कंटेंट क्रिएटर हाँ जाता है, बिल्कुल ठीक है ना, टिकटॉकर हो, इंस्टाग्राम वाले, कोई भी हो, यहीं से देखते हैं ना, यहीं से सर्च होता है। तो बिल्कुल उनको पता है कि भाई इनको आपने इतनी फैसिलिटीज़ दी है ना इन क्रिएटर्स को, ये बनाएंगे आपकी चीज़ों में। बिल्कुल ऐसी कि है। बुर्ज खलीफा है, 50 बंदा अलग तस्वीर ले रहा है, हर बंदा अलग कुछ कहानी कह रहा है, तो फ़ायदा है ना। बिल्कुल अब बिल्कुल हमारे ऐसी मुल्क है। में कहाँ है? हमारे मुल्क में इतनी सारी चीज़ें हैं। बल्कि वो कहते हैं मोबाइल साइड में रख दें जरा, मोबाइल ऑन ही नहीं करना है। ऐसे ही है। कायदे आज़म के मज़ार पे हम जाते हैं, कैमरा अलाउ नहीं है। अच्छा, कैमरा अलाउ नहीं? मुझे नहीं आपको पता। नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं कैमरा गया भी अलाउ नहीं नहीं हूँ है बहुत वहाँ दिनों पे, से वैसे, कि लेकिन आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते अंदर। ठीक है, मज़ार के अंदर नहीं होना चाहिए, बट जो पार्क आपने पब्लिक के लिए बनाया है, उधर भी नहीं कर सकते। फिर फ़ायदा क्या? हाँ। इसी तरह और भी बड़े सारे पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पे आप कैमरा लेके नहीं जा सकते। कि आप मतलब एक खूबसूरती को आप दिखाई नहीं सकते, प्रिजर्व ही नहीं कर सकते, तो फिर फ़ायदा क्या? तो एनीवे खैर, अच्छा, सही। और कोई सवाल आपका? यार तो फिर मतलब अगर अब कोई गोल्डन वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, अब वो तो तुम्हारा एक केस डिफरेंट था जिस टाइम, वो तो कोई प्रोसेस भी नहीं हुआ ना, वो तो तुम ऐसे ही गए वहाँ पर और वो काम हो गया। लेकिन अगर कोई क्रिएटर अभी किसी ने किया है अप्लाई और भाई मेरे कुछ दोस्तों ने किया है, उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया वेबसाइट से, हम्म। अपनी डिटेल्स डाली, अपनी प्रोफाइल डाली। इसकी वेबसाइट का प्रॉपर हाँ है? अच्छा। सब है। तो उसमें क्या हुआ कि ना उनका अप्रूवल में टाइम लगा, 2 महीने 2.5 महीने या जो भी हुआ हाँ हाँ। टाइम होता है।
उनका प्रोफाइल चेक हुई है बाकायदा और उनको अप्रूवल आ गया। जब अप्रूवल आ गया ना कि भाई अब आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है, मतलब विदाउट किसी मनी के, मतलब लाइक कोई पैसे इन्वॉल्व नहीं है अभी तक, अप्रूवल के लिए कोई पैसे नहीं कोई है। पैसे नहीं है, आप जाके ट्राई कर लें। बट ट्राई करेंगे आप, बार बार रिजेक्ट होगा तो आपकी प्रोफाइल ख़राब हो सकती है। तो मैं कहूँगा कि आप अपनी पूरी तैयारी करके फिर कीजिए। फिर अब जैसे मेरे 2-3 यूट्यूबर दोस्त हैं, हम्म। उनका रिजेक्ट इसलिए हुआ कि उनका ना एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर नाम नहीं आ रहा था। यानी अच्छा। कुछ ना इनके टूल्स होते हैं सर्च करने के, कि जैसे आपका नाम है वली, मोहम्मद वली, ठीक है ना। अब मोहम्मद वली की स्पेलिंग मैटर करती है कि जब वो सर्च कर रहे हैं ना आपके पासपोर्ट के नाम से, तो वो इंटरनेट पे रिफ्लेक्ट करनी चाहिए पर्सनैलिटी सेम, अच्छा। ताकि उनको पता हो कि हाँ भाई ये बंदा जिस मुल्क में क्लेम कर रहा है कि मैं यहाँ का बड़ा मशहूर हूँ या जो भी हूँ, वो है या नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से मेरा एक दोस्त है, उसका एक्चुअल नाम कुछ और है, बट जो उसका यूट्यूब पे अलग होगा। यूट्यूब पे अलग नाम है, तो उसका बड़ा प्रॉब्लम हुआ, उसका रिजेक्ट हो गया। अच्छा। तो ये केसेस हो रहे हैं, लेकिन अब बड़ा आसान हो गया है। बट जिस वक्त मुझे और दानियाल को मिला था, तो उस वक्त मैं और दानियाल पहले यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर थे, या जिनको गोल्डन वीज़ा मिला था। लेकिन उस वक्त क्या था कि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। प्लस मैं एक और चीज़ ये कहूँगा कि देखें, गोल्डन वीज़ा की हम बात कर रहे हैं ना सर जी, गोल्डन वीज़ा की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है तकरीबन 4,000 दिरहम। 5,000 के अंदर। हाँ, 4-5 हज़ार किसी दिरहम। की 4,300, 4,500, 4,700 हाँ, डिपेंड करता है बिल्कुल। केस के किस ऊपर एजेंसी ना, के साथ जा रहे हैं आप, वो सारी केस चीज़ें। के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके ऊपर जो भी पैसे होंगे ना, वो आपका जो भी एजेंट है बीच में जो करवा रहा है प्रोसेस, जिसको PRO आप कह लें या कुछ भी कह लें, वो अपने रख रहा है, ठीक है ना। चाहे बड़े से बड़ा एग्जीक्यूटिव लेवल का हो, जो मेरा था, मेरा सबसे टॉप वाला गोल्डन वीज़ा है, एग्जीक्यूटिव लेवल का ना। उसमें क्या होता है कि आपको 1 साल के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब 1 साल तक आप ना भी आओ तो कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ के अंदर 6 महीने में आपको ट्रैवल करना है। गोल्डन वीज़ा में मेरे ख्याल से, अगर गोल्डन वीज़ा मिला है ना, डिपेंड करता है गोल्डन वीज़े पे, अगर आप किसी के एम्प्लॉयर हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर आपने लेकिन एम्प्लॉयर गोल्डन नहीं है, सॉरी, एम्प्लॉय है किसी के, नहीं, लेकिन आप गोल्डन वीज़ा तो मिल गया तो वो 10 साल तो है। हाँ, लेकिन जो ट्रैवल में नहीं, मुल्क से बाहर आप रह सकते हैं, हाँ, वो 1 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते। एक बार आपको आना है, या अगर आप आ भी रहे हैं ना, तो आपको जेन्युइन रीज़न देना अच्छा, है। चलो मैं देख ये लूँगा मैंने उसमें। पता ठीक करवाया है, था, ठीक है। क्योंकि मुझे भी ये टेंशन थी कि विदिन 6 मंथ तो नहीं जाना आना पाऊंगा। तो खैर ये वाला मसला था। एनीवे, होता क्या है कि अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे एक्टर्स और जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनको चाहिए और इनको एजेंट्स बना रहे हैं बेवकूफ़। अच्छा। मतलब ये कि 5,000 दिरहम कॉस्ट है, तो वो उनसे ले रहे हैं 20-20 हज़ार, 25-25 अप्रूवल आने हज़ार। के बाद ऑफ कोर्स। अप्रूवल वो ही दिलवाते हैं। अच्छा, वही दिलवाते उनको हैं। पता है कि अप्रूवल कैसे लेना है, अच्छा, उनकी अच्छा, अच्छा। जुगाड़े हैं साइड में या जो भी है, वटेवर। अब है या नहीं है इस पर काफ़ी ज़्यादा ना कुछ लोग ब्लैक लिस्ट भी हुए हैं, मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन ये कि मुझे पता है कि अंदर गेम क्या चल रहा है। तो भाई कोई 15,000 ले रहा है, कोई 20,000 दिरहम ले रहा है कि भाई हम आपका गोल्डन वीज़ा, और देने वाले दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यार एक ही दफ़ा जान छूटेगी, 10 साल तक आपका कोई वीज़ा नहीं है, और आराम से बहुत सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं ना। तो ये भी सीन चल रहा है सर, तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। हाँ, और अगर अब तो इतना लेकिन आसान वही कर बात दिया, है, हर मुझे चीज़ लगता है में शायद जब इसी पब्लिक वजह से इन्होंने आसान कर दिया कि ऑनलाइन आप अप्लाई करें, प्री अप्रूवल आ गया तो आपका बस जाएँ, आप किसी वक्त भी अप्लाई कर दें। अच्छा, तो सही। 3 दिन का प्रोसेस है। और ज़ाहिर सी बात है, आपकी प्रोफाइल अगर आप सही हैं तो फिर प्रोफाइल तो अच्छी होगी ना। जैसे दानियाल का जब अप्रूवल आया था, तो मैं तो दुबई में था, तो मैंने तो अगले दिन ही जाके अपना प्रोसेस करवा लिया। दानियाल आया 1.5 महीने बाद। दानियाल आया और उसने आने हाँ, से मैंने पहले देखा अपने था वो जिस टाइम PRO पर को, मिला है, हाँ वो मिला था वो उस टाइम पर। बिल्कुल, तो उसने आया ना, तो आने से पहले उसको बता दिया था कि मैं आ रहा हूँ। तो वो जैसे ही आया उसने प्रोसेस करवाया नेक्स्ट डे, विद इन फ्यू आवर्स जो है ना उसका मेडिकल हुआ, देन फिंगरप्रिंट हुआ जिसमें सबसे सारा टाइम लगता है, वो हाथ के हाथ हो गया, और उसके बाद एमरेट्स ID। तो ये समझे 3 दिन के अंदर पूरा आपका गोल्डन वीज़े का प्रोसेस हो गया, इतना स्मूथ काम। सही है। अच्छा, और अच्छा यही डिफाइन कर दिया। यही पैसे मतलब हाँ, 4,500 दिरहम, 4 से 5,000 दिरहम के दरमियान मतलब लगता है। 5,000 दिरहम आप रखें टोटल, हाँ, इसके हाँ, अंदर ही काम होगा, इससे बिल्कुल। ऊपर नहीं होगा। अनटिल अनलेस के कोई बहुत ज़रूरी है आपको वो बताएंगे। बट एजेंट अगर बीच में है ना, तो आपने ये देखना, देखिए एजेंट भी अपना कमीशन रखे, 1,000-2,000 रखते हैं, ऑब्वियसली बंदा भाग दौड़ कर रहा है, वहाँ काम है। बट ऐसा नहीं है कि यार वो इतनी कोई महंगी चीज़ दिखाई जा रही है, मतलब जो आपको पता है ना कि शुरू में जो कमा गया। तो ये भी चल रहा है सर, बिल्कुल बड़ा ऐसी है, ऐसी है। ध्यान रखना है आपने। अच्छा वली भाई, क्योंकि आपका माशाल्लाह एक अरसा गुजरा है दुबई के अंदर ना, एज अ UAE रेजिडेंट, मुझे बताएं कि अगर आपके पास दुबई की एमिरेट्स ID है, मतलब आप रेजिडेंट हैं, तो प्रोफाइल कितनी ज़बरदस्त अपग्रेड होती है आपकी। अगर जैसे आपने मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में सारी ज़िंदगी गुजारी है, 25-30 साल आपने यहाँ गुजारे, एक आपकी प्रोफाइल मेंटेन हो रही है जो कि टैक्स की फॉर्म में है, आपकी फाइनेंशियल्स की फॉर्म में, जॉब की फॉर्म में। यही प्रोफाइल आपकी दुबई में, लेट्स सपोज 10 साल आपने दुबई में गुजार लिए और आपने लगी बंदी जॉब की है या जॉब भी स्विच की है, बट आपकी एक अच्छी जनरल प्रोफाइल है, इसका बेनिफिट इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है? यार, एक तो ये कि पहले तो नहीं होता था। पहले तो आप जब यूएई जाते थे, दुबई जाते थे, आपका
कोई एज सच आप वही जॉब करते थे और फिर वापस अपने कंट्री आ जाते थे या फिर आगे चले जाते थे। लेकिन अब क्योंकि दुबई के अंदर काफ़ी डिजिटाइजेशन हो गई है, आपका रिकॉर्ड बन रहा होता है। आप इससे एग्जांपल ले लो ना कि मैं यूएई गया था 2009 में, फिर 2014 में मुझे एक ऑप्शन मिला था, मैं कतर चला गया था। 1 साल मैंने कतर में गुजारा था और मुझे समझ नहीं आया था, फिर मैं वापस यूएई आया था। सही है। तो मुझे दोबारा यूएई के अंदर आने के बाद एमिरेट्स आईडी नहीं बनवाना पड़ा था, मेरा वही एमिरेट्स आईडी सिर्फ रिन्यू हो गया था। तो मुझे ना फिंगरप्रिंटिंग करवाने पड़े थे ना कुछ करवाना पड़ा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक दफ़ा आप यूएई चले जाते हैं ना तो आपका फुटप्रिंट बनना शुरू हो जाता है वहाँ पर। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि जब आप यूएई जाते हैं तो आपकी इमिग्रेशन अगर आपको आगे करनी है तो उसके भी जो रूट्स हैं वो बंद। अच्छा, उससे पहले आपकी जो ट्रैवल में आपको फ़ायदे होते हैं। वंस आप यूएई आ जाते हैं ना तो आपको, अगर आप इमिग्रेशन की बात ना भी करें तो आपकी जो ट्रैवलिंग होती है वो आसान हो जाती है, क्योंकि आप अब यूएई में रहते हैं तो आपकी एमिरेट्स आईडी बन चुकी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो मैं वीज़ा ऑन अराइवल की बात करूँ तो जीसीसी कंट्रीज़ जितने भी हैं सिवाय शायद कुवैत के, बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आप वीज़ा ऑन अराइवल कर सकते हैं। मैं ओमान अक्सर जाता रहता हूँ, बाय रोड जाता हूँ मैं ओमान, तो मुझे कोई वीज़ा लेना नहीं पड़ता, सिर्फ बॉर्डर के ऊपर वीज़ा होता है तो वो स्टैम्प कर देते हैं। इसी तरह से कंट्रीज़ और कितने लाइक, दिन रह सकते हैं आप ओमान में? आई थिंक ओमान के अंदर आप वीज़ा पे जाते हैं तो शायद 30 डेज़ होते हैं या ऐसी कुछ होता है। सही है, और सही वो है। फिर दोबारा वापस आके दोबारा जा सकते हैं आप। और बाय रोड तो आप मेरे ख्याल से मस्कत जो है 6 घंटे में पहुंच जाते हैं दुबई से, सही है। 6-7 घंटे के अंदर। अच्छा, उसके अलावा ये सिर्फ जीसीसी, अब फिर सऊदीया भी अब खुल गया है। सऊदीया में भी आप वीज़ा ऑन अराइवल एज जीसीसी रेजिडेंट आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो और यूरोपियन साइड पे या इधर उधर कहीं हाँ, दूसरी? यूरोपियन साइड के ऊपर अभी मैं लास्ट ईयर जॉर्जिया गया था अपनी फैमिली के साथ। सही है। तो वो यूरोपियन वाइब जैसा एक मुल्क है, अच्छा मुल्क है। बट तो नॉर्मल पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप नहीं पे जा तो आप सकते। वैसे ही नहीं जा सकते ना, आप वीज़ा ही नहीं ले सकते जॉर्जिया का, क्योंकि वहाँ यहाँ हाँ, पर एम्बेसी नहीं है जॉर्जिया की। ऐसा तो ही है। आपको वीज़ा लेने के लिए ईरान से मैंने सुना है कि जा सकते हैं या कहीं और आपको करना पड़ेगा, तो जॉर्जिया आप पाकिस्तान में रहते हुए जा ही नहीं सही सकते। है। तो आपको इस तरह के मुल्क आपके लिए खुल जाते हैं। अज़रबैजान एक अच्छा मुल्क है जो वैसे ही आपको यहाँ से भी जा सकते हैं आप। हाँ, अब तो यहाँ के लिए भी है। लेकिन दुबई से जाते हैं तो बगैर वीज़ा के जाते हैं। अज़रबैजान के लिए यहाँ से आपको प्री अराइवल का वीज़ा चाहिए होता है। इसी तरह से कुछ मुल्क ऐसे हैं जो आपको बीइंग अ रेजिडेंट आपको डायरेक्ट एक्सेस देते हैं कि समझ आप गया। डायरेक्ट आप जा सकते हैं। तो ये तो एक चीज़ हो गई, ट्रैवलिंग में आसानी होती है आपको, लेकिन उससे ज़्यादा इमिग्रेशन के अंदर भी फ़ायदा होता है। अगर आपको वीज़ाज़ लेने होते हैं तो जो यूएई के अंदर अगर आप रेजिडेंट होते हैं तो आप पाकिस्तान के अंदर जाएंगे ना तो बहुत सारे मुल्कों का वीज़ा लेने जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक लंबी क्यू में आपको खड़ा बिल्कुल। होना पड़ेगा। वहाँ पर आपको वो चीज़ कनाडा, यूके, अमेरिका। हाँ, वहाँ पर शॉर्ट हो जाती है। यूरोप के लिए वहाँ पर शॉर्ट हो जाती है मतलब आपको। एक प्रोफाइल आपकी पाकिस्तानी बेस पे आपने किसी इस कंट्री का आपने अप्लाई किया और एक आपने दुबई की प्रोफाइल की बेस पे किया तो फ़र्क आ जाता है। हाँ, फ़र्क आ जाता है उसके अंदर। तो वो आपका ऑटोमेटिकली आपको क्यू जंप कर सकते हैं आप वहाँ पर, और थोड़ा-सा आपको जल्दी एक्सपेडाइट हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आपको आपकी चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट वहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप जल्दी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए और आप वहाँ पर हम्म। ट्रैवल कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी मुझे एकदम से याद आई, जो लोग एक्सपैट्स हैं, जो दुबई में रहते हैं ख़ास तौर पे, उनके जब बच्चे पैदा होते हैं, तो एज़ सच उन बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं होता बीइंग बोर्न इन दुबई, क्योंकि हाँ। ना नेशनैलिटी मिलती है ना कुछ होता है। लेकिन अभी एक रिसेंटली एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जो मुझे बड़ा हैरान किया जिस इंसिडेंट ने, और मैंने कहा चलो इसका कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को फ़ायदा हो रहा है। जब यूएस जाते हैं आप, लेट से कोई बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, उसके बाद उसको जॉब मिल जाती है, वो H1 के ऊपर जाता है, तो वहाँ पर लेट से या H1 या ग्रीन कार्ड, मुझे याद नहीं आ रहा किस पॉइंट पर आपको वो चीज़ लॉटरी की बेसिस पे जाती है, क्योंकि उस मेरे ख्याल से वो ग्रीन कार्ड का होता है कि क्योंकि इंडियंस का इस टाइम पर इवन 100 साल का वेट टाइम है हम्म। ग्रीन कार्ड का। उनको वैसे नहीं मिल सकता जब ओह। जब वो H1 के बाद ग्रीन कार्ड के ऊपर जाते हैं, तो वो बहुत मुश्किल उनका एक रूट है इंडियंस के लिए। तो वो मुझे बताया एक दोस्त ने कि क्योंकि उसका बेटा दुबई में पैदा हुआ था, तो जो वहाँ का लॉ है यूएस का, वो ये नहीं है कि आपकी प्रीवियस नेशनैलिटी क्या थी। हम्म। उनका लॉ है कि आप पैदा कहाँ हुए थे, किस ज़मीन पे पैदा किस हुए थे? ज़मीन पे पैदा हुए थे। तो अगर आप यूएई में पैदा ओह। हुए हैं तो आपका कोटा बीइंग इंडियन या पाकिस्तानी काउंट नहीं होगा, आपका कोटा काउंट होगा बीइंग कहाँ यूएई। पर, यूएई। तो वो ओह। उसकी वजह से बड़ा फ़ायदा हुआ उसको वहाँ पर ग्रीन कार्ड में एक्सपेडाइट मिल गया था। तो वो मैंने कहा यार ये बहुत सी बात है। अगर हमें तो लग रहा है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि यहाँ पर आप पैदा हुए हैं, लेकिन अगर एक पॉइंट पर जाकर यूएस ने कहीं ना कहीं आपको वो फ़ायदा दिया कि आप वहाँ पर पैदा हुए हैं। प्लस ये कि जो पुलिस सर्टिफिकेट वगैरह आपको बनवाना होता है तो वो बहुत आराम से वहाँ हाँ। पर वो चीज़ें हो जाती हैं। तो इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा एक्सपेडाइट आप हो सकते हैं, आपका पेपर वर्क जल्दी हो सकता है, जो कि पाकिस्तान में रहते हुए मुश्किल हो जाता है। प्लस ये कि जो कंट्रीज़ आपको जो आपकी वेरिफिकेशन होती है ना, जो पेपर वर्क की वेरिफिकेशन होती है,
अगर लेट से आपकी डिग्री अगर आप कोई बंदा वहाँ पढ़ लेता है या लेट से वहाँ पर रहता है, तो उसकी जो पुलिस सर्टिफिकेट वगैरह है वो आसान हो जाता है। यहाँ पर रहते हुए आपको उस चीज़ के अंदर थोड़ा सा मुश्किल होता है और उसके अंदर टाइम लग रहा होता है। वो चीज़ें वहाँ पर सारी जो है ना ईज़ी हो जाती हैं। जो लोग वहाँ रहते हुए अप्लाई करते हैं उनको वो तो मुश्किल होता है कि अगर पाकिस्तान में रहे हैं 18 साल के बाद, तो उसके लिए पुलिस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए टाइम लगता है। लेकिन यूएई के अंदर आपको विद इन आवर्स जो है ये पुलिस सर्टिफिकेट मिल जाता है। अच्छा, यूएई की सबसे अच्छी बात एज अ रेजिडेंट आपको जो मुझे लगता है ना कि यार एक आप अलग मुल्क में रह रहे हैं जो कि जहाँ की शहरियत है आपके पास, और वो मुल्क अपने सिटीज़न के साथ इतना लॉयल है कि आपको सिखा रहा है। ये आपको फीलिंग आती है जब आप वहाँ के रेजिडेंट होते हो, मतलब जब आपने एमिरेट्स आईडी ली है ना, ये अलग ही फीलिंग्स है। मतलब आप दुबई चले आएँ, पूरे 2 महीने रुक जाएँ, 3 महीने रुक जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज अ विजिटर गए आप। बट एज अ सिटीज़न आप जब रहेंगे ना वहाँ पे, तब सिटीजन आप नहीं, रेजिडेंट जब रहेंगे, मतलब वही है ना यार, सिटीजनशिप है या रेजिडेंटशिप है, आप जो भी कह हाँ लें कि आप हाँ एक तरह से वहाँ के शहरी हो, वहाँ क्योंकि के आप पे हाँ फाइन भी हो रहे हैं, आप हाँ वही लॉ फॉलो कर रहे हो जो वहाँ का एक लोकल भी कर रहा है, तो वो आ गई है वो सिटीजनशिप आ सीधा गई। कर देता है वो हाँ, लेकिन वो फीलिंग कितनी अच्छी है हाँ कि यार देखो, आपको मज़ा आता है कि यार ज़िंदगी की वैल्यू का पता चलता है कि यार एक छोटा मिडिल क्लास आदमी क्या क्या चीज़ें अवेल कर सकता है सिर्फ एक एमिरेट्स आईडी की वजह से। हाँ और बिल्कुल यही आपकी डेली बेसिस पे जो प्रोफाइल बनती है ना, जिसकी बेस पे आपको दुनिया फैसला करती है कि भाई इसको हमने अपने मुल्क में इजाज़त देनी है बुलाने के लिए या नहीं देनी। क्यों नहीं देनी, इसकी वजह ये है कि भाई इसकी प्रोफाइल यहाँ पे मेंटेन हुई हुई है ना। अब ये प्रोफाइल आपकी पाकिस्तान में होगी, पूरी दुनिया को पता है भाई पाकिस्तान में क्या जुगाड़ें चलती हैं, लेकिन यही चीज़ आपकी दुबई में है, तो दुबई में लोग आपको ज़्यादा सीरियस लेंगे। उनको पता है कि यार ये जिस मुल्क से आ रहे हैं ना, उस मुल्क ने इतना अच्छा सिस्टम रखा हुआ है अपना माशाल्लाह से, कि हमें मतलब आधा काम तो हमारा इन्होंने कर दिया कि बंदे को टेस्ट करना, बंदे को देखना कि यार बंदा कौन है, कहाँ से आया है, या बिल्कुल हमारे मुल्क में आके कुछ कर तो नहीं देगा, या इस मुल्क में रहता कैसे था ये, तो बिल्कुल। सब उनको पता है यार दुबई में रिकॉर्ड अच्छा है। इसकी मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। एक तो ये कि जब हम अभी मैंने बताया ना जॉर्जिया गए थे, तो जॉर्जिया में मुझसे पासपोर्ट नहीं मांगा उन्होंने। मतलब मुझे एमिरेट्स आईडी ट्रैवलिंग मांगी। एमिरेट्स आईडी मतलब अरे मुझे मतलब डिपार्चर पे भी, यूएई में डिपार्चर पे भी एमिरेट्स आईडी मांगा, और जब मैं जॉर्जिया में एंटर हुआ तो पासपोर्ट हाथ में था, लेकिन उसने पासपोर्ट नहीं मांगा, उसने बोला एमिरेट्स आईडी, यूएई की एमिरेट्स आईडी दे। तो एमिरेट्स आईडी चल रही थी वहाँ पर, तो इसीलिए मतलब उनको पता है हाँ ना, हाँ हाँ उनको हाँ, पता है कि इस चीज़ की वैल्यू है, इस वाकई कार्ड में। ऐसे ही नहीं बना हुआ, ये कार्ड उस चीज़ की वैल्यू थी। प्लस ये कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं ड्राइव कर, लेट्स से आप यूके जा रहे हैं, कहीं ड्राइव करने जा रहे हैं, तो आपको पाकिस्तान से यूजुअली आई एम नॉट श्योर कि ये 100% है कि, लेकिन अगर आपके पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस होगा, मुझे नहीं पता चला सकते, मेरे ख्याल से चला सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में होना चाहिए, उसका कुछ चक्कर था। लेकिन यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस मैं 100% श्योर था कि ये चल जाएगा, ये मैं पूरी वहाँ दुनिया जाऊँगा में। उसको यूज़ करूँगा, मुझे इंटरनेशनल हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि वहाँ का सिस्टम है, जो कि दुनिया में बाकी लोग भी उसको मान रहे हैं उस चीज़। बड़ी इसी तरह से यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होता है ना, तो मैंने सुना है कि कनाडा के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, उसको कुछ आपको टेस्ट देने होते हैं, अच्छा। लेकिन वो कन्वर्ट भी हो जाता है। इसी तरह से और भी जगहों पर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर भी आप यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाएं, हाँ, उसको चलाएं, कोई मना नहीं करेगा, आप पे कोई फाइन नहीं लगेगा, पाकिस्तान की बात करूँ मैं। लेकिन इस तरह से मतलब उसकी वैल्यू बनती है, बिल्कुल चीज़ों बिल्कुल। की वैल्यू है, जो चीज़ें आपको मिली हैं उनकी वैल्यू मिल जाती अच्छा, है। मैं बताऊँ, एमिरेट्स आईडी की जो आपने बात की ना, बड़ी अच्छी बात की। मैंने अभी रिसेंटली किया, मैं एक मुल्क गया था सेशेल्स ना, तो सेशेल्स के अंदर ना जब वो होता है ना अपने काउंटर के ऊपर आप पासपोर्ट वगैरह देते हैं सब कुछ ना, तो मैंने वहाँ पे अपना एमिरेट्स आईडी रख दी ना। मैंने कहा पासपोर्ट आपको चाहिए, एमिरेट्स आईडी चाहिए ना, दोनों आप देख सकते हैं ना। तो उसने बोला ओके सर, एमिरेट्स आईडी ओके ना। अच्छा, पासपोर्ट उसने, नहीं, अच्छा उसने ना खैर एनीवे मैंने वो ले लिया। तो उसने स्कैन करके लिया, तो अब होता है ना वहाँ पे जो बंदा था, तो उसने क्या कहते हैं, बंदे ने मुझे ऐसे बोला सर आप मतलब ऐसे ही पूछने लगा ना कि आप दुबई में कब से रह रहे हैं, क्या है ना। और तो मैंने उसको बताया, तो बड़ा ना खुश हो रहा वो, कह रहा है आपको पता है सर, दुबई के जो लोग हैं या जो हमारे एमिरेट्स के जो मतलब अरब हैं ना, यानी कि जो लोकल हैं वहाँ के, उन लोगों ने बड़ी सपोर्ट की हुई है इस आइलैंड को। इवन कि जो वहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है बड़ी ज़बरदस्त, जो एक ही मस्जिद है विक्टोरिया के अंदर, वो बनाई है इन्होंने अपना जो अभी किंग है ना वहाँ के, जो शेख राशिद, तो वो तो दुबई के हैं, शेख मोहम्मद, शेख मोहम्मद हैं, कौन है मोहम्मद बिन मतलब, जायद जो है अबू धाबी के हैं, मोहम्मद नहीं बिन नहीं नहीं, जो दुबई के हैं, दुबई, मोहम्मद बिन राशिद, हाँ मोहम्मद बिन राशिद, उन्होंने एक मस्जिद बनवाई है वहाँ पे ना, मैंने नमाज़ भी पढ़ी वहाँ पे। अच्छा वो बड़ी अच्छी खूबसूरत सी मस्जिद है, तो वो पूरे एरिया में मस्जिद नहीं थी, तो विक्टोरिया एक उनका आइलैंड है, उसके अंदर एक मस्जिद है वो ना वाहिद। अच्छा तो मतलब ये देखें कि यार उस मुल्क ने दूसरे मुल्कों में भी इतना वो किया है कि मैं सिर्फ वहाँ का शहरी हूँ, मैं वहाँ का नेशनल भी नहीं हूँ। वो बंदे की आंखों में रिस्पेक्ट जो थी ना मेरे लिए, सिर्फ एक उस कार्ड की वजह से। अगर यही चीज़ मैं नॉर्मली पाकिस्तानी पासपोर्ट रखता, जो कि और भी लोग रख रहे थे, तो एक नॉर्मल उस पर भी अच्छे मतलब उनका वो था, बट एक वो अलग अलग चीज़ थी, एक अलग चमक थी। तो यार ये वाली चीज़ मैंने फील की पहली दफ़ा ना, और मैं बिल्कुल कहीं पे भी जा रहा होता हूँ ना, तो मैं अपनी एमिरेट्स आईडी दिखा रहा होता हूँ
पाकिस्तान से निकलते वक्त भी मैंने दिखाई थी, इवन कि जो मैंने आपको किस्सा बताया शुरू में, जो FIA वाला हुआ, तो उस वक्त भी मैंने एक, मेरे पास मेन पॉइंट ये था कि मैंने सामने रख दी कि मैं दुबई का शहरी हूँ भाई, मैं तो जा रहा हूँ, तो मुझे तो आप जाने दें, इसके बाद मेरे साथ जो भी मामला होंगे मैं खुद देख लूँगा, लेकिन अभी तो आप फिलहाल मुझे जाने दें, मुझे यहाँ से जाना है। तो सोचे ना यार, फर्क था ना। बिल्कुल ऐसी है। तो ये चीज़ जो है, जो यहाँ के डॉक्यूमेंट्स का वो है, चाहे वहाँ की डिग्री हो, चाहे वहाँ की कोई अटेस्टेशन हो, वो एक पावर रखती है। वो ये नहीं है कि हैंकी पैंकी हो गई और किसी ने ऐसी बनवा ली, ऐसा कोई चक्कर होता नहीं है। ऐसा ही है। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि यार डुप्लीकेट आ गई होगी, कहीं से किसी ने कुछ बनवा लिया है इसी तरह से, लेकिन वहाँ पर एटलीस्ट वहाँ के पेपर वर्क को आप जो है वो ऑनर करते हैं, दूसरे मुल्क ऑनर करते हैं, तो वो उसमें इवन कोई छोटा मोटा पेपर भी हो ना, वो वहाँ का पेपर है, तो फिर वो हर जगह चल जाता है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा वली भाई, बातें तो खैर बहुत सारी हैं दुबई को लेके, तो अख्ताम करेंगे क्योंकि बातें तो फिर बहुत लंबी हो जाएंगी। आखिर में 2-4 बातें जो सजेस्ट करना चाहें लोगों को, जो लोग दुबई आना चाहते हैं या दुबई को सोचते हैं कि यार दुबई बहुत अच्छी जगह है, यार दुबई वो है जो हम वीडियोस में देखते हैं, जो लोग की फेसबुक पे देखते हैं, रियलिटी क्या है, 3-4 बातें बता दें यार। एक तो ये कि दुबई बहुत अच्छी जगह है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशंस को सेट करना चाहिए आने से पहले। सही है। अभी भी कुछ लोग, मैं यहाँ पर था तो मुझे मिले जानने वाले कि भाई हम आ रहे हैं वहाँ पर, और बहुत आसानी से काम हो जाएगा, मेरे दोस्त ने यहाँ से पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया। तो यार जब आपको नज़र आता है ना यहाँ से वहाँ पहुँचता हुआ बंदा, तो वो कहते हैं ना कब्र का हाल मुर्दा जानता है, तो आपको नहीं पता कि उस बंदे के साथ क्या हुआ हुआ है या उसने कितनी मेहनत की हुई है। या तो वो पोर्ट्रे कर रहा है सामने वाला बंदा आपको कि मैं बिल्कुल सेट दिखा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ, किसी को पता नहीं चले कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, या फिर उसने इतनी मेहनत की हुई है कि वो आपको पता नहीं है कि वो अभी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि किसी नई जगह पर जाके सेटल होना इतना आसान नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको डायरेक्ट अच्छी जॉब मिलती है और वो अच्छी तरह से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो है वो अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर लें कि पहले देख लें कि ख़र्चे कितने हैं वहाँ पर, उसके हिसाब से देखें कि आपकी सैलरी या आपकी इनकम जो है वो कितनी है, और उसके बाद अपने खर्चे करने के बाद फिर उसके बाद जब आप सेटल हो जाएं तो उसके बाद आगे देखें कि आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एज आई सेड बिफोर कि वहाँ पर स्काई इज़ द लिमिट, आप कहीं भी जा सकते हैं। ये अपने आप को माइंड में ब्लॉक करने वाली बात होती है कि अगर आप ये सोचें कि यार मुझे लेट से 10,000 दिरहम की सैलरी मिल गई तो बस अब ये तो बेस्ट है, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वहाँ पर 20,000 भी मिल जाएगी, 30,000 भी मिल जाएगी, 50,000 भी मिल जाएगी, 1 लाख भी मिल सकती है। तो ये कोई इतना बड़ा कोई सेट रूल नहीं है कि आपकी ये सैलरी होगी तो आप इस पर ही काम करेंगे। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो दिमाग में रखनी चाहिए। वहाँ पर जाएंगे अगर, फ्लैशी है बहुत ज़्यादा, बहुत चीज़ें मिलेंगी, इसी वजह से लोग कहते हैं कि शायद आर्टिफिशियल है, लेकिन मैं उसको आर्टिफिशियल नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि यार आपको समझ में आता है आर्टिफिशियल, तो आप उसको उस लाइफ की तरफ ना जाएं। वहाँ पर नॉर्मल लाइफ भी लोग जी रहे होते हैं, वहाँ पर मिडिल क्लास मौजूद है वहाँ पर। अच्छा, लोग कहते हैं कि सऊदीया और दुबई के अंदर सऊदीया सस्ता है, मैं कहता हूँ सऊदीया बहुत महंगा हो गया है। प्लस ये कि सऊदीया के अंदर डिवाइड बहुत है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा अमीर लोग मिलेंगे और बहुत ज़्यादा गरीब लोग मिलेंगे। दुबई में एक अच्छी बात यह है कि आपको हर क्लास के लोग मिलेंगे। मैं उससे एग्जाम्पल देता हूँ स्कूल से। आपको स्कूल ऐसे भी मिलेंगे जिनकी साल की फ़ीस 6,000 दिरहम है, और ऐसे स्कूल्स भी मिलेंगे जिनकी साल की फ़ीस 1.5 लाख दिरहम है। तो आपको जब इस तरह के स्कूल्स का डिफरेंस, और फिर हर तरह का बैंड आपको बीच में मिलेगा, लेकिन बहुत सारे मुल्कों में इस तरह का नहीं है, बहुत नीचे मिलेंगे आपको, बहुत ऊपर मिलेंगे। तो आपको हर तरह की क्लास मिलेगी, तो आपको अपनी क्लास की हिसाब से शुरू में एडजस्ट करना है। मैं हमेशा बोलूँ शुरू में एडजस्ट करना है, उसके बाद आपको आगे अपने आप को लॉन्च पैड करना है। बिल्कुल भाई, इन शॉर्ट अगर मैं बात को ख़त्म करूँ ना, तो मैं 2 बातें कहूँगा कि दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप, एक आदमी 2,500 दिरहम में या 3,000 दिरहम में महीना गुजार सकता है, और अगर वो चाहे तो एक रात में मिलियन दिरहम अय्याशी में उड़ा भी सकता है। हर चीज़ आपको देगा दुबई, हर लाइफस्टाइल देगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो थैंक यू सो मच वली भाई कि आप आए और आपने कुछ चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे जेनजी आवाम जो है ना मेरी, ये देखे, और कोई भी ज़िंदगी में अहम फैसला लेने से पहले ना, जो भी यार सीखा हो उन्होंने, हमारा भी कहीं ना कहीं जुड़ जाएगी, क्योंकि हमारी एक बात से उनकी अगर कोई किसी चीज़ में इस्लाह हो जाएगी या किसी चीज़ में अच्छा कर लेंगे, तो कहते हैं ना सदका जारिया। ये वो कहते हैं ना 7 लेयर्स पिरामिड मार्केटिंग, ये है असल कुदरत की, कि आप कुछ ऐसी बात दिल में डाल दो किसी के कि उससे अपनी ज़िंदगी सुधार ले, और सुधारने के बाद अगर वो कर लिया और उसको जिन जिन लोगों के लिए वो अच्छा करेगा दुआएं मिलेंगी, तो ये कनेक्टेड है आपकी नेकी ना, क्योंकि आपने वो थॉट डाला उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसने अच्छा किया तो अच्छा हुआ उसके साथ, और उसने मज़ीद अच्छा आगे बढ़ाने के लिए 10 लोगों को और किया। वो पिरामिड चल रहा है, और फिर वो पिरामिड स्कीम बन गई ना। तो ये वाली है सर ओरिजिनल पिरामिड, इस्लामी।
बगैर किसी उलझनों के, बगैर किसी फिरके के। बिल्कुल ठीक है जी, सही है। तो थैंक यू सो मच, लव यू। लव यू था ना वो, किसने किया अभी, कौन से पॉलिटिशियन है हमारे माशाल्लाह से, आई लव यू ऑल, आई लव यू टू। अरे यार क्या है वो, एंड करते हैं। सही है।